हाथी नहीं गणेश है, हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा कि अब आज के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमानों का नेता नहीं होगा, केवल मुलायम होगा नेता। क्या उनका लक्ष्य साफ था, मुझे मुसलमानों का नेता। तो मुल्ला मुलायम उनके लिए कॉम्प्लीमेंट था। क्या जितने एनकाउंटर योगी सरकार में हुए, एक में भी एनकाउंटर पर विपरीत टिप्पणी कोर्ट ने की हो तो विपक्ष सामने रखे या दूसरे लोग रखे? नहीं। विकास दुबे मारा गया, कोर्ट में गया मामला। दो तीन चीजें सामान्य जनता को बहुत अच्छी लगती हैं। एक, राजा कड़क हो, योगी में वो चीज दिखती है। दूसरा, राजा कंफ्यूज्ड नहीं हो, योगी कंफ्यूज नहीं। किसी ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया, वो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। अरे बोलो भाई, मरना तो था ही ना। एक नारा चला, पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी के। बड़ा नारा है भाई साहब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ है मेरे 3 सहयोगी, भुवन शर्मा, रोहित पांडे और अभिषेक त्यागी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट में हम एंकरों को कौन भैया पूछेगा, हमारे सवालों पर किसका ध्यान होगा, क्योंकि सामने अगर बैठे होंगे अमिताभ अग्निहोत्री तो यार चलो घर चलते हैं सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए, आपने टाइम दिया। सर, बहुत सारे मुद्दे हैं और खासकर अगर अमिताभ अग्निहोत्री सामने हो तो चूंकि 30 साल का आपका पूरा हम देख रहे हैं, हम बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, आपसे सीखा है इतना। बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एक करके कवर करेंगे, लेकिन शुरुआत में चाहूंगी हम यूपी से करें। और यूपी में आपने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, बदलते हुए दौर देखे हैं आपने। क्या बदलाव आप महसूस करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में? और सर, एक डिओड्रेंट का एड है कि क्या चल रहा है, तो वहीं से शुरू करूंगा। यूपी में क्या चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। उसकी गति में आरोह अवरोह हो सकता है, लेकिन विकास तो खड़ामा चले और चाहे बुलेट ट्रेन की तरह चले, चलता तो है, कुछ ना कुछ विकास होते हैं। हम लोगों ने 70 के दशक का भारत देखा और आज का देख रहे हैं, तो अब जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जनता के मन को आहत करते हैं। उत्तर प्रदेश से उन विषयों पर बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में। जैसे एक माफिया ने किसी व्यक्ति को मुंबई से पकड़वाया, वो उसको मुंबई में भी मार सकता था, बोले नहीं यहाँ लेके आओ इलाहाबाद, मेरे उसमें लेके आओ स्थान पर आया, बोले अब उस तुरे से इसके पूरी देह की खाल उधेड़ो। क्या इमेजिन करिए जरा, पूरे देह की खाल उधेड़ दो पूरी, फिर जो बचा ढांचा खाल उधड़ा हुआ, उसकी कैसी स्थिति रही होगी? रक्त। बोले इसको ऐसे ले जाओ गाड़ी में उठा के और इसको फलाने चौराहे पर प्रयागराज के रखे आओ इलाहाबाद के, और फिर कप्तान को फोन लगा के बता दे कि तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है, ले लो। और उसके बाद भी उसकी सवारी वैसे ही चलती रहे। ये चीज खराब थी। अदालतें मुकदमों की सुनवाई नहीं करें डर के मारे। लोकल कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के जजेस, और वो भी 11 के 11 जज, 1 2 3 करके 11 तक। नाम देखा मुकदमे में, बोलो ना भाई हम नहीं इसका करेंगे फैसला, हम भले आदमियों को फैसला कर सकते हैं, क्या अतीक का नहीं करेंगे। मैं अतीक की बात कर रहा हूं। जहां हम लोग बैठे हैं, नोएडा है, देश का एक शोकेस है। यहां के नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन की बहुत बड़ी हैसियत होती है, चीफ सेक्रेटरी के स्तर का अधिकारी होता है। अतीक बाबू एक दिन निकले इधर से, मन कर गया कि चेयरमैन को मारते पीटते चले, तो घुस गए घर में। तो भला था चेयरमैन नहीं मिला, उनके घर वाले मिले, उनको गिरा गिरा के मारा, सब थप्पड़ लात घूसा सबका। जब चेयरमैन आए तो वो रोते फिरे। वो रिपोर्ट नहीं लिखवा पाए थाने में, और उस वक्त के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी। उन्होंने उनसे कहा कि अब छोड़ो, जो हो गया सो जाने दो, हाँ भूल जाओ उसको। कर्फ्यू लगा है,
पता लगता है मुख्तार अंसारी गाड़ी में LMG लिए, गमछा बांधे हैं, तड़ातड़ चल रहा है। ये जो भाव था कि हम सरकार को जेब में लिए चलते हैं, हम कचहरी को जेब में लिए चलते हैं। कोई सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, कोई छोटा राज्य भी सही, इवन ये कोई डीएम के साथ भी क्या ऐसा कर सकता है कि अपना कुत्ता लेके मंच पर चढ़ जाए और मुख्यमंत्री के हाथ में कुत्ते की टांग दे देकर इससे शेक हैंड करो। ये जो कवाल की घटना घटी, मुजफ्फरनगर दंगा जिसको लोग कहते हैं, वो क्यों घटी थी? वो इसलिए घटी थी कि जाट बिरादरी के लोग थाने गए, उन्होंने कहा मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, एक विशेष वर्ग के लोग हैं। तो इंस्पेक्टर ने उनसे कहा कि आपकी बात सब ठीक है, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा जाएगा भाई। उनने पूछा क्यों नहीं लिखा जाएगा? बोले ऊपर से आदेश है कि उनके खिलाफ मुकदमा, उस वर्ग के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। आप कहो तो हम लड़कों को बुलवा के यहाँ डांट डपट कर दें, आगे से आपकी लड़की नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो छिड़ गई वो तो छिड़ गई, उसमें ज़्यादा बहस नहीं करो। वहाँ से पैदा हुआ कवाल कांड, फिर मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और 6 महीने तक पश्चिम चला। तो ये कुछ मैंने उदाहरण दिए आपको। लेकिन सर डीएम एसएसपी ने जब गिरफ्तारी की तो उनको रातों रात सस्पेंड कर दिया, तो एक्शन तो हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ, सत्ता चारण हो जाए अपराधियों के लिए, है ना, तो फिर लोकतंत्र का सबसे विद्रूप स्वरूप होता है। रोटी के साथ दाल कौन सी है और सब्जी कौन सी है और मक्खन है कि नहीं है और देसी घी में रोटी है कि सरसों का तेल उसके ऊपर लगा लिया, ये विषय छोटे हो जाते हैं व्यक्ति के लिए जब वो देखता है कि उसका आत्मसम्मान, उसके परिवार का आत्मसम्मान, उसकी कन्या का आत्मसम्मान यही नहीं बच सुरक्षित है। भाई अंबेडकर साहब ने एक बात कही थी, उसका संदर्भ अलग था लेकिन यहाँ वो मौजूद है। उन्होंने कहा था कि दलितों के लिए आर्थिक आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी, भारत की आज़ादी भी अच्छी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पूछा गया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक बराबरी। वैसे ही मैं कहता हूं अंबेडकर साहब को यहां लाकर कि सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के लिए था कि आप अपने ढंग से अपना जीवन जी पाएं। अब जी पा रहे हैं सर? हाँ, मुझे लग रहा है कि वो स्थिति सुधरी। इसमें एक क्लासिफिकेशन है कि ये कोई नहीं कह सकता और कहना भी नहीं चाहिए, अपराध मुक्त कोई प्रदेश, कोई देश, कोई स्थान, ये कोई धारणा है ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं, कभी नहीं रही, ठीक, आदिकाल से आज तक नहीं रही, कभी रहेगी भी नहीं। जहां इंसान है वहां अपराध होगा, लेकिन संगठित अपराध जो सत्ता को, सिस्टम को जेब में रख ले, वो खराब होते हैं। एक्स ने वाई को मारा, इन्होंने आपसे बदतमीजी की, आपने इनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, पुलिस इनके घर में इनको ढूंढ रही है, ये फरार है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन इन्होंने बदतमीजी की और आप मुकदमा भी नहीं लिखवा पाए, और ये यहीं बैठे हुए हैं और एक हाथ मुंह पे है, करे हाँ भाई थाने गए थे क्योंकि ये समुदाय विशेष से थे हैं, इसलिए इनको फायदा मिला। कोई, मैं तो कहता हूँ कि समुदाय विशेष के हैं तो भी, या वैसे हैं ना, किसी भी कारण से महत्वपूर्ण है, फिर भी कानून की लक्ष्मण रेखा सबके लिए होनी चाहिए। वो उत्तर प्रदेश में हुई। इंडिविजुअल अपराध अलग विषय है, उस पर फिर चर्चा करेंगे कभी, वो हमेशा रहे। बस एक भुवन, एक सवाल और सर, पहले आपने जैसे जिक्र किया, बिल्कुल हम पहले अखबारों में भी यही पढ़ते थे, समुदाय विशेष, वर्ग विशेष। आज डंके की चोट पे मुसलमान को वर्गीकृत कर दिया जाता है, ये बदलाव है, जो है वो है। हाँ देखिए, मैं तो मानता हूँ कि अनावश्यक पर्देदारी का कोई अर्थ नहीं। जब सब जान रहे हैं तो उसको लिख देने से, मान वर्ग विशेष लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? मुजफ्फरनगर में तो सबको पता ही कि क्या हुआ था। अब वहां कोई आदमी वर्ग विशेष लिखे, कुछ लिखे, उससे अब दूसरा क्या है कि अब संचार की क्रांति का युग है, तो अब इस तरह की हिपोक्रेसी का कोई वैसे भी जमीन पर असर नहीं है। जब सब दिख रहा है, एक वो मैंने कई जगह वो प्रसंग बताया कि मुजफ्फरनगर में जब दंगा हो गया तो अखिलेश जी की सरकार थी, वो अखिलेश जी के लिए भी नया नया
साबका था उससे, लेकिन ये तो अच्छा था कि मुलायम सिंह थे तब। तो मौलाना नज़ीर करके एक मौलाना था वहाँ मुजफ्फरनगर में, तो वो दंगे का मुख्य अभियुक्त घोषित हुआ, उसका वारंट इशू हुआ, उसको पुलिस और प्रशासन ढूंढ रहा था कि अचानक से मुख्यमंत्री के यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन आता है कि मौलाना साहब को ढूंढ के जमा करिए अपने पास, तब तक विशेष विमान पहुँच रहा है आपके यहाँ। कहा उसमें बैठा के उनको लखनऊ लाइए। तो मौलाना साहब प्रकट हो गए, उनको जब पता लग गया कि अब तो वही डीएमएसपी गए और बोले जय हिंद सर। तो ने हाँ भाई लाओ चलो किधर चल रहा है, जहाज पे बैठे हो लखनऊ गए, संक्षेप में बता रहा हूँ। तो जब मुझे मिले उस लौटने के 2-3 दिन बाद मौलाना, तो मैंने मौलाना से पूछा कि ये तो सब बदली फिजा दिख रही है, 25-30 पुलिस वाले भी यहाँ खाट पे लेट के केले खा रहे हैं, ये क्या मसला है? बोले भाईजान मुलायम सिंह का फ़ोन आया। बोले मौलाना साहब आप आओ लखनऊ। बोले हम गए, अखिलेश यादव भी थे, तो सब बातचीत हुई। उन्होंने कहा मौलाना साहब आप ही को चलाना है, आप ही को संभालना है सब, हैं। और जब हम चलने लगे तो उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि अखिलेश इनको 22+ सिक्योरिटी दे दो विद एस्कॉर्ट। तो बोले कि उन्होंने कहा अच्छा करवा देंगे। उन्होंने करवा नहीं दो, ये मुजफ्फरनगर उतरे उससे पहले सिक्योरिटी पहुंच जानी चाहिए। तो बोले नहीं, यहाँ से चीज़ें बिगड़ती हैं, इसलिए ये चीज़ें सुधर जाएं तो बड़ी बात होती है। और एक सवाल मुस्लिम और गैर मुस्लिम का ही सब कुछ नहीं। एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, फिर दूसरी बात पे आऊँगा। नोएडा में एक यहाँ का जो एक अपनी संस्कृति है, एक जो अपना ऑरा है, अरोमा है, नोएडा का अपना कल्चर है, उसमें व्यवधान डालने की कोशिश एक उत्पाती ने की। तो टीवी पे खूब चला, महिलाओं को भी उसने थप्पड़ मार दिया अपार्टमेंट में। ठीक, मुख्यमंत्री ने वो खाना खा रहे थे, टीवी पर चल रहा था, देखा, बोले क्या है, क्या बदतमीजी पे, कौन मार रहा थप्पड़ के उसको, बुलाओ डीजीपी को, बोलो उससे। तो लोगों ने समझाया कि साहब ये जाति का एक गणित बताया कि ये पश्चिम का मामला है और फलां जात का आदमी है, तो थोड़ा उन्हें ना हम नुकसान फायदा सब झेल लेंगे, इसको अंदर करिए और ठीक ठाक से अंदर करिए। पब्लिक उसमें लॉलेसनेस नहीं चलेगी, ये एक चीज स्थापित हुई। ये चीज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी है, क्योंकि विकास का रास्ता भी तभी खुल सकता है। पहले उत्तर प्रदेश में जो भी काम करने आते थे वो डीएमएसपी का भी ख्याल रखते थे और उस इलाके के गुंडे बदमाश का भी ख्याल रखते थे, नहीं तो आप वहां काम नहीं कर सकते। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, जैसे वैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, सच में था। तो कुल मिला के ये बड़ा बदलाव है, और मुझे लगता है कि यही बदलाव कारण था जब 38 साल का रिकॉर्ड तोड़कर उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मुख्यमंत्री को दोबारा जनादेश दिया। 38 साल में नहीं दिया। नारायण दत्त तिवारी, विश्वनाथ प्रताप, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह, इतने बड़े बड़े लोग रह लिए, नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ को ही ये अवसर दिया कि 5 साल के आपके काम के बाद जब आप जनता की अदालत में गए तो उसने आपको एक एक्सटेंशन और दिया। अमिताभ जी, इसी पर आता हूँ। आदित्यनाथ जी की प्रोफाइल पे बात करते हैं। जब पहली बार मर्तबा मुख्यमंत्री बने तो उनकी कार्य संस्कृति को लेकर एक पक्ष ने तारीफ की और उसी कार्य संस्कृति के कुछ पहलुओं को लेकर आलोचनाएं हुई। मैं उस तरफ आऊँगा, मैं बुलडोजर एक्शन पे आऊँगा। आपकी समझ में ये क्या प्रयोग पहले भी हो चुका है, और अगर पहली बार हुआ है तो ये कितना पैमाने पर कितना सही खरा उतरा है, एक ये। दूसरा, जिस तरह से अपराधियों को, संदिग्धों की पहचान शिनाख्त कर उनके सरेआम पोस्टर लगाना, इसको कहा गया कि बदनामी की जा रही है, और ये कानून जो मुख्य धारा का कानून है उसके खिलाफ ये एक्शन है। तो सर, आप एक पत्रकार होने की हैसियत से और पूरा आपने पिछले सरकारों का दौर देखा, ये कितना नया प्रयोग था और ये कितना कारगर हुआ है? बिल्कुल ठीक। देखो भाई, संविधान है, भारत के अपने कानून हैं, सब सिरमाते हैं, सब हम ही ने बनाए। हमारे संविधान में कहा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने अपने को आत्मार्पित किया, संविधान हम पर थोपा तो नहीं गया, सब ठीक है। लेकिन भारत के अपने इथोस भी हैं,
ठीक है ना, हजारों साल का देश है, कोई 450 साल बाद पहले पैदा हुआ अमेरिका तो है नहीं। तो हम ये भी जानते हैं कि छठे साठे समाचार है, हम इसको भी मानते हैं। क्या बुलडोजर की बड़ी चर्चा होती है कि जी बुलडोजर क्यों चला दिया। मैंने एक बार बहस में ऐसा इशू आया तो विपक्षी पार्टियों के जो नेता थे साहब, उन्होंने कहा भाई बुलडोजर चलाते हैं या अपना कानून चलाते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो बुलडोजर ही चल रहा है। नोएडा में तो 6 करोड़ रुपया लगाया था, डायनामाइट लगा के उड़ाना पड़ी थी बिल्डिंग। ये तो वक्त की बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा डायनामाइट लगाओ। 6 करोड़ रुपया खर्च हुआ था उसको गिराने में, हुआ था ना, आपने देखा था ना। ट्विन टावर ना? हाँ, ट्विन टावर। मैंने कहा आप ये क्या कह रहे हो कि छेनी से ट्विन टावर गिराते हैं तो 50 साल में गिरता, दुनिया बदल गई। दूसरी चीज, एक बात जान लीजिए, वकीलों को छोड़िए वो क्या कहते हैं अदालतों में, लोक मन की एक अपनी अदालत होती है। सच्ची बात तो ये है, बहुत सारे मामलों में हमारे यहाँ के जुडिशियल सिस्टम की प्रतिष्ठा बुलडोजर बचा लेता है। क्या जाके देखिए क्या हो रहा है जीवन में, पता लगेगा आपको वहां। अगर आप सक्षम हैं और आपने अपराध किया, सबने देखा आपने अपराध किया, आपके साथ वकीलों की फौज खड़ी, आपका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ, आपकी चप्पल तक किसी ने टेढ़ी नहीं की कर पाई, आप जवानों पर चल रहे हैं, तो उसका असर क्या जाता है फिर बाकी लोगों में जो देखते हैं कि यार इसने मेरे सामने गोली मारी थी और इसको कुछ नहीं हुआ गुरु, इसके घर का गमला तक रिलोकेट नहीं हुआ। उनके मन पे क्या बीतता होगा, कानून के प्रति कौन सा भाव उनके मन में आता होगा। और तीसरी चीज, जो सवाल आपने पूछा उसका टेक्निकल आंसर, ये तो प्रैक्टिकल आंसर है, टेक्निकल भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जितने बुलडोजर के काम हुए, हर काम जुडिशियल स्क्रूटनी में गया। अगर 100 बुलडोजर काम हुए होंगे, बुलडोजर के ऑपरेशन हुए होंगे, तो 98 को जुडिशियल अप्रूवल मिला, 2 पर जुडिशरी ने कहा होगा कि ऐसा क्यों किया, या उन अधिकारियों से वसूली करिए। सिर्फ 2 पर कहा होगा, 2% पर। 98 पे उसने कहा ओके। जैसे आपने जो इसका सप्लीमेंट्री पूछा था उसका भी मैं एक उत्तर देता हूं। उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर हुए, हर एनकाउंटर पर अब ये मैंडेटरी है, बाध्यकारी है कि एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू में जाएगा। ठीक, उसकी फाइल को एडमिनिस्ट्रेशन क्लोज नहीं कर सकता, सरकार क्लोज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट नहीं, जुडिशियल में जाएगा। जितने एनकाउंटर योगी सरकार में हुए, एक में भी एनकाउंटर पर विपरीत टिप्पणी कोर्ट ने की हो तो विपक्ष सामने रखे या दूसरे लोग रखे, नहीं की। विकास दुबे मारा गया, कोर्ट में गया मामला। और तीसरी चीज, कुछ लोग एक भ्रम का वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें अपना एक पॉलिटिकल फ्यूचर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर्स हुए, उसमें हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग मारे गए हैं। ये प्रपंच है, ये झूठ है, छल है ये बताना कि मुसलमान को मारा जा रहा है, नहीं। जितने परसेंटेज में आबादी मुसलमानों की, उतने परसेंटेज में वो भी हैं, हिंदुओं की ज्यादा है, वो भी हैं। और इससे भी आगे चले जाओ तो मैं कहूंगा कि आईएएस के इम्तिहान में आरक्षण लागू हो, क्या अच्छा है। पीसीएस के इम्तिहान में आरक्षण लागू हो, सामाजिक न्याय हो, अच्छा हो। आप एनकाउंटर में भी आरक्षण चाहते हो यार। बोले ना भाई साहब, 2 सैनी लाओ, 2 सैनी मारो, सैनी का नहीं आया अभी, क्या तब तक ये आ गए। उनका ना मल्लाह को भी तो देखो है, तो बोले नहीं मल्लाह कोई अपराध नहीं किया, मल्लाह ने बोले भी नहीं अपराध के पकड़ लाया, मारो तो लिस्ट में डालो। ऐसा चाहते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बोलो भाई साहब देखिए मुसलमान तो ज्यादा हो गए, तो बोले यार चलो ये 2 ही लड़के हैं हिंदू, इन्हीं को मार दो, क्या बोले बराबर कर दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि तराजू है क्या तोल रहे। जो अपराध करेगा वो दंड पाएगा। और अतीक का बेटा जब उमेश हत्याकांड के बाद फरार हुआ और झांसी में उसका और पुलिस का एनकाउंटर हुआ, मारा गया,
तो इस प्रदेश के देश के बड़े नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। मैंने अपने चैनल के सहयोगियों से कहा, भाई जरा बाहर निकल के देख के आओ, लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई क्या? वो लोग थोड़ी देर बाद आए, बोले नहीं साहब, लोकतंत्र भी घूम रहा है और संविधान भी घूम रहा है, हट्टे कट्टे कहीं हत्या नहीं है। व्हाट द हेल? पुलिस पर गोली चलाई जाए और पुलिस सत्यनारायण हनुमान चालीसा पढ़े? नहीं ना। पुलिस की तो सेवा शर्तों में ये बात शामिल है। और कानून का राज और कानून का इकबाल दोनों जरूरी है ना। अगर पुलिस को लपड़िया के थपड़िया के लोग निकलते रहेंगे, फिर आप कहोगे कि पुलिस मेरी रक्षा करे, सुरक्षा करे, तो उस हैसियत की नहीं रहेगी। एक जो सर पिक्चर बनाई है, मैं उस पर आता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह बातें होती हैं। एक धड़ा ये लिखता है, कहता है कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, एनकाउंटर की छूट दे दी है, और आप ही की बातों से ये बात निकली है, उस पर आप क्या स्पष्ट करना चाहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि हर चीज़ का जुडिशियल रिव्यू है, आपके ऊपर कोई बैठा है जो आपको मॉनिटर कर रहा है, स्क्रीन कर रहा है, तो ये स्क्रीनिंग वाली जो बात है, इसको थोड़ा सा अगर आप और खुल करके बता पाएँ कि पुलिस भी जवाबदेह है, और ऐसा नहीं है कि हाथ में बंदूक है तो कहीं पर भी किसी भी मौके पर आपको। ठीक, देखो दो चीज़ें समझिए कि एनकाउंटर में बाद में तो किंतु परंतु तमाम किए जा सकते हैं, लेकिन जब एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर का अर्थ ही है कि अचानक से अप्रत्याशित ढंग से जो होना है वो हुआ। कोई जा रहा है, आपने उसको रोका, उसने रुकने की बजाय फायर कर दिया, ठीक, तो आपको गोली चलानी पड़ेगी आत्मरक्षा में, क्योंकि वो पुलिस भी हमको मंजूर नहीं जो बोली भाई जब भैया ने 5 गोली मारी लेकिन हमने उफ नहीं किया, तो आपको पुलिस में भर्ती क्यों किया? या फिर आपको मुरारी बापू के कीर्तन में भर्ती कर देते हम, वह झाल बजाते, ये भी तो नहीं ठीक है ना। आपको हमारे टैक्स के पैसे से बंदूक किस लिए दी है? ये दिवाली पर चलाने के लिए दी है, पटाखे की जगह नहीं ना। एक दूसरी चीज, किसी भी कानून में एनकाउंटर निषिद्ध नहीं है, जानकारी है ना आपको? ना संविधान ना सुप्रीम कोर्ट किसी ने भी नहीं कहा कि एनकाउंटर नहीं हो ना। आप ऐसे युद्ध की कल्पना को बेचना चाहते हो, उसकी थ्योरी को बेच रहे हो कि जिसमें आप आक्रमण झेलेंगे और रिवर्ट नहीं करेंगे, नहीं ना आंतरिक ना बाह्य, दोनों स्तर पर ना सेना ही स्वीकार कर सकती ना पुलिस ये स्वीकार कर सकती। तीसरी चीज, एक मरे चाहे 100 मरे एनकाउंटर में, ठीक, हर एनकाउंटर जुडिशियल स्क्रूटनी में जाएगा। कई एनकाउंटर्स जो बड़े हाई प्रोफाइल एनकाउंटर्स हुए वो तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जुडिशियल रिव्यू में गए। जी हाँ, विकास दुबे के मामले में चूंकि पॉलिटिक्स बहुत हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया और उस कमीशन को खुद मॉनिटर किया। अब इससे ज़्यादा क्या चाहते? फिर तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट बचता है, फिर वो तो आदरणीय विकास दुबे जी के लिए। अतीक का मामला हो, किसी का मामला हो भाई, पुलिस की गोली से जो मरेगा उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी ही होगी। इसलिए ये तर्क भोड़ा है और ये लोडेड तर्क है, इसके पीछे दुष्प्रचार की गंध है कि पुलिस चाहे जिसको गोली मार देती है। ऐसा संभव नहीं, किसी समय संभव नहीं हुआ और ना कभी रूल ऑफ लॉ में संभव होगा। डिक्टेटरशिप में तो संभव है, लोकतंत्र में कभी संभव नहीं। पुलिस का सिपाही से लेके राइट फ्रॉम सिपाही टू कांस्टेबल टू डीजीपी हर आदमी हमारे कचहरी में अकाउंटेबल है, हमारे न्यायिक सिस्टम में। अंधेर करनी थोड़ी ना है, नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां ये अपना एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कांड हुआ था, मलियाना का कांड, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ। तो उसमें पुलिस वाले पीएससी के लोग आए थे, कुछ लोगों को लेके गए, बाद में मार दिया, वो सब हुआ। 3 दशक बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, नीचे से ऊपर तक जाने में 3 दशक लग गए। तो उसमें ये ठीक है, कई पुलिस वाले तो मर गए उम्र होके, लेकिन कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड की जजमेंट तो दिया ना और दोषी ठहराया ना, और जो जिंदा थे उनको का पनिशमेंट दो। इसलिए भाई साहब ऐसा नहीं है कि गुड्डू पप्पू की लड़ाई है वो मार के भाग गया, नो, अकाउंटेबल है और एक सिस्टम के अधीन काम कर रहे हैं और वो सिस्टम सबके लिए बराबरी पर है।
जिसका मकान गिराया जाता है वो भी अदालत जाता है, जिसका व्यक्ति मारा जाता है वो भी अदालत जाता है। फैसला सरकार नहीं करती। हाँ, प्रशासन को घटना के समय निर्णय लेने की छूट हमेशा रहती है, ये नहीं तो फिर देश ही नहीं चलेगा। आप बताइए कि सामने से मुख्तार का गिरोह आ रहा है, अतीक का गिरोह आ रहा है, असलहा लिए हुए, बिल्कुल रॉकेट लॉन्चर है मारने के लिए, और गोली चला रहे हैं, और वहाँ जो मौजूद एसपी है वो हाई कोर्ट जाए और जज साहब से अर्जी लगाए, तब तक तो ये खेल करके निकल जाएंगे। अब सर, अगर आए उत्तर प्रदेश के राजनीति के लिहाज से, मायावती बहुत दिन बाद सीन में नजर आई और क्या भीड़ थी लखनऊ में, वो सब ने देखी। अब इसके बाद 27 में ये कहा जा रहा है कि बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अमित शाह का उसी में मैं एक बयान भी जोड़ूंगा कि उन्होंने कहा कि दलितों का वोट अभी उत्तर प्रदेश में मायावती से नहीं छिटका है। आपको क्या लगता है कि मायावती एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो 2007 वाला करिश्मा कर सकती हैं या कुछ प्रभाव डाल सकती हैं? देखो भाई, दो चीज़ें हैं। 2007 तक तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो 7 का करिश्मा अलग था, वो परिदृश्य अलग था। लेकिन मैं एक नए ढंग से एक दूसरी बात कहता हूँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए घनघोर मुश्किल पैदा करने के लिए, घनघोर मुश्किल नहीं, घनघोर मुश्किल पैदा करने के लिए मायावती को सिर्फ 6% वोट और चाहिए। उनके पास 9% वोट है अभी, उसमें 6 और जुड़ जाए, 15% वोट समाजवादी पार्टी की तमाम महत्वाकांक्षाओं पर विराम लगा देगा। वो मुझे नहीं पता, सामान्य रूप से तो हर आज पार्टी ये कहती है भाई जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमने व्यक्तिगत तौर पर काशीराम जी को जितना देखा समझा, जाना है उनके साथ, मैं उसके माइंडसेट को समझता हूँ। बीएसपी के, उनके लिए बीजेपी समस्या नहीं है मायावती के लिए, और कांग्रेस भी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनका डोमेन अलग है। उनके लिए यूपी में कौन है लड़ाई के लिए? सपा, दोनों प्रादेशिक दल हैं। तो अब वो चाहेंगी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, मेरी दोनों फूट जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने वाले की एक तो फूटे, क्या मैं छड़ी से चल लूंगा, लेकिन तुम्हारी एक आंख ले जाऊंगा। सर, अखिलेश की पीडीए का क्या होगा? मैं वही कह रहा हूं। तो मायावती को क्या चाहिए? मायावती अगर उम्मीदवार भी ठीक से खड़े कर लेंगी तो 6% वोट जुड़ जाएगा। जैसे जब लोग कहते हैं कि नहीं अब वो ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो मैं उनको कहता हूँ भाई साहब, आजमगढ़ में एक गुड्डू जमाली को तबीयत से खड़ा कर दिया तो 2.5 लाख वोट से धर्मेंद्र यादव हार गए। नहीं, 2.5 लाख वोट गुड्डू जमाली ने काट लिया धर्मेंद्र यादव का, ठीक, और वो हार गए। मायावती ऐसा प्रयोग जहां जहां ठीक से कर लेंगी, एक, और दूसरा इस बात को तो ध्यान में रखना ही होगा कि जब से 2013 से मान लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय फलक पर आए हैं, तब से आज तक शायद ही किसी रीजनल पार्टी ने जो लंबे अरसे से सरकार से बाहर हो, उसने इतनी बड़ी रैली देश में कहीं की हो जितनी मायावती ने कर दी। ये बड़ी बात है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोई रैली नहीं कर पाई मेरे ख्याल से 89 से, जब से सरकार से बाहर हुई। बिहार में नहीं कर पाई, 85 के बाद से बिहार में कांग्रेस नहीं आई कभी। समाजवादी पार्टी तो अभी हाल में मतलब सत्ता में थी 17 तक, वो आज तक कोई रैली उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं कर पाई जहां 5 लाख आदमी इकट्ठा कर दिया उसने, नहीं ना। मायावती ने किया, इसका मतलब उनके पास उनका वोट अभी है, उसको चार्ज करने की ज़रूरत है, जो मुझे लग रहा है। और जैसा मैं सुन रहा हूँ बीएसपी के लोग चर्चा कर रहे हैं कि मायावती बहुत जल्दी खुद निकलेंगी प्रदेश में, और चुनाव से काफ़ी पहले, और 17 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, तो हर मंडल में वो खुद जाएंगी और एक रात रहेंगी। अगर ऐसा प्रयोग हुआ तो ये मिरेकल होगा बीएसपी के वोटर के लिए। उसने कभी ऐसा नहीं देखा कि मायावती बरेली में आके रुके, मायावती मेरठ में आके रुके, नेवर, आइदर लखनऊ और दिल्ली, इसके अलावा कहीं नहीं। बतौर मुख्यमंत्री सर, मायावती का कैसा दौर था वो आप लोगों ने जो देखा? मैंने तो सर सुना है कि वो योगी से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी
अपराधियों की कमर तोड़ने में। मायावती के साथ एक सबसे अच्छी बात ये थी कि वो प्रक्रियागत चीज़ों में नहीं उलझती थी, उनकी सरकार नहीं उलझती थी। जैसे जैसे उनका एक ऑपरेशन रूम कह लीजिए, वॉर रूम कह लीजिए, नाम नहीं लूँगा, सब लोग सुन रहे थे, तो उसमें 2 उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी बैठते थे जो उनके बिल्कुल राइट और लेफ्ट थे, और बड़ा टीवी सेट लगा है, उस पर 3-4 चैनल आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश को कवर करता है। देखा कि जी शामली में सड़क पर पथराव है, हिंसा है और आगजनी हुई, टायर जलाए गए। तो वो तत्काल शामली के डीएम को, एसपी को फ़ोन लगा लेते थे और उनका सम्मान समारोह करते थे फ़ोन पर। वो कहते थे टीवी नहीं देख रहे हो, 5 मिनट में ये हेडलाइन बदल जानी चाहिए कि स्थिति नॉर्मल हुई, नहीं तो आपको बदल देंगे। तो वहाँ ज़्यादा ये कारण बताओ, नोटिस वोटिस ये लिखा पड़ी, समस्या नहीं थी, ऑन स्पॉट फैसला। एक दूसरा, मायावती जी के आर्थिक पक्ष को अगर छोड़ दें उनकी सरकार के, जिसने उनकी बहुत बदनामी कराई, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि टॉप टू बॉटम सब उसी में आकंठ डूबे थे, वो पक्ष छोड़ दें तो मायावती क्या रूल ऑफ लॉ था। और बीजेपी के साथ सरकार थी, 174 विधायक बीजेपी के थे, 66 मायावती के थे, यानी बीजेपी की ही सरकार थी, बट मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहन जी थी। मथुरा में विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर इन्होंने लाठी चलवा दी थी। सारा संघ परिवार एक तरफ, मायावती जी की लाठी एक तरफ। तो मायावती के अंदर वो है जो उनको, और इससे भी अच्छी बात जो मायावती की है वो ये कि उनके शासन में आप ब्यूरोक्रेसी से बात करिए और कहिए कि सपा और बसपा में ज़्यादा अच्छी सरकार किसकी रहती है, वो कहेंगे भाई साहब इनका ये अच्छा, उनका। आप कहेंगे एक कोई एक चीज़ बताओ, तो वो कहेंगे भाई साहब हमारे लिए बसपा ठीक है। पूछा क्यों? तो वो कहेंगे नहीं, मतलब मिठाई तो इधर भी चलती है, इधर भी चलती है, बिना मिठाई के तो कुछ नहीं चलता, वो तो ठीक है। बट थाने में, ऑफिस में, कलेक्टर के, कप्तान के, कमिश्नर के, एआईजी के, डीआईजी के, यहाँ ऐसा नहीं होता कि 20 लोग सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पजामा, सफ़ेद जूता, सफ़ेद मोजा पहने हुए आए, बोले हाँ भाई किधर है डीएम, इसको बुलाओ, दिमाग खराब हो गया, 20 जूते मारेंगे अभी, भैया इस बात करो। क्या बहन जी के यहाँ कहते ये सब नहीं होता, नो ड्रामा एट ऑल। अधिकारी एक टांग पड़ेगा। नहीं, आप समझे नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता किसी अधिकारी के चेंबर में जाके ये ड्रामा नहीं कर सकता कि लो बात करो फलाने से। नहीं, ये चाचा विधायक वाला कॉन्सेप्ट कुछ ही टाइम के लिए आया है। नहीं, बसपा में कभी नहीं रहा। चाचा विधायक नहीं, मामा विधायक नहीं, मौसी विधायक नहीं, कुछ नहीं। आप विधायक हैं, सांसद हैं, फिर भी तमीज से रहिए। एक उदाहरण बताता हूं कि एक हमारे मित्र बीएसपी से सांसद थे, तो मायावती ने एक व्यवस्था की कि आप जहाँ से सांसद हैं, जहाँ से विधायक हैं, वहीं सिफारिश करिए। क्या गॉट इट? उन्होंने जहाँ से वो सांसद थे उससे 200 किलोमीटर दूर कहीं सिफारिश कर दी। मायावती का सिस्टम बहुत वैसा है, मजबूत। वो सिफारिश उनके पास आ गई, बाउंस बैक हो गया। बुलवाया उनने, खड़ा किया सामने। अच्छा, एक चेयर रहती है, सामने खड़ा हो गया। बोले भाई तू क्या है? तो बोले बहन जी आपका सिपाही हो। तू बसपा का नेता है? बोले नहीं बहन जी सिपाही हो। तेरे फोटो पर चुनाव लड़ा जाता है? नहीं। तेरे फोटो से चुनाव जीत सकते हैं? नहीं। तो बोले बरो तू प्रदेश भर में सिफारिश करेगा? तेरा क्या लेन देना? बोले पहली गलती तो माफ कर रहे, अगली में बाहर निकाल दूंगी और गिरफ्तारी अलग करा दूंगी। मायावती जी किसी से नाराज होती थी तो ऐसा नहीं बुला के नाराजगी बताएं, नाराजगी भी बताती थी, और उसके बाद जब आप उनके ही घर से बाहर निकलते थे ऑफिस से, तो लखनऊ पुलिस गाड़ी लेके इंतजार करती थी, आपको बैठा के जेल भेज देती थी। सर ये फर्क है। कानून व्यवस्था की तो हमने देखी है, मैं खुद हापुड़ से हूँ और हापुड़ को जिला बनाने में मायावती जी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन हरिजन एक्ट को आप कैसे देख रहे हैं मायावती के शासनकाल में जो आया था? क्योंकि अपर क्लास में थोड़ी सी नाराजगी थी कि हमारे खिलाफ हरिजन एक्ट का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होने भी लगा था। उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो समस्या मायावती जी की जब संज्ञान में आई तो मायावती ने उसको डाइल्यूट किया और चीज़ों को
ठीक किया। और उसके बाद आपको याद होगा कि बसपा में नारा चलने लगा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। और उसी समय प्रादुर्भाव हुआ सतीश जी का, सतीश मिश्रा का, नकुल दुबे का, ब्रजेश पाठक का। ये सब ब्राह्मण लीडरशिप पैदा की बहन जी ने। मेरे ख्याल से सतीश जी के परिवार में कम से कम 12 लाल बत्ती थी, इसलिए वो समझ गई थी कि कहाँ पर इसकी समस्या हो रही है। भावना देखिए, मैं कहूँगा कि मायावती के समय में आर्थिक पक्ष जो सरकार का था वो गड़बड़ था, लेकिन उसमें भी अधिकारी ये कहते हैं कि लूट खसोट नहीं थी। क्या? व्यवस्थित ढंग से। ये नहीं कि 2 लड्डू ये लेके भाग गए, 2 ये लेके भाग गए, 2 ये लड्डू, ये सब नहीं। चौराहे पर चर्चा नहीं, शिखर से बात हुई और डन हो गया। इसीलिए मैंने कहा, मैंने एक अधिकारी से पूछा तो उसने ये कहा, उसने भाई साहब यहाँ तो ये है कि जो मोहल्ले का भी अध्यक्ष है ना पार्टी का, वो भी 2 बटन खोल के घुसा आता है। बोले हमें कहाँ इंस्पेक्टर। पता लगता है एक सिपाही आईपीएस अधिकारी को डटवाई दे रहा है। ये उलटवासियां वहां नहीं होती मायावती के समय में। नहीं सर, ये जो लीडरशिप थी मायावती की, ये एटीट्यूड मायावती में पहले से था या बदलते वक्त के साथ आया, या फिर गेस्ट हाउस कांड जो हम देखते हैं उसका कितना इम्पैक्ट? नहीं, उन मायावती का काम करने का तौर तरीका ये पहले से ही था। मैं मायावती जी से, आप ये समझ लीजिए, मुझे उनसे मिले हुए 35 साल तो हो ही गए, 35 साल से ज़्यादा ही हो गए एक पत्रकार के नाते। मैं तब से उनको देख रहा हूँ, जब काशीराम जी उनको नर्स कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे। उनका टोन, उनका टेम्परामेंट वैसा ही है। मतलब उनका अपना मिजाज जैसा है। बिल्कुल सर। सर ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। गेस्ट हाउस कांड को लेकर तमाम तरीके की बातें रही कि अतीक अहमद ने लीड किया। कुछ जगह आरोप ये लगाए कि कुंडा वाले रघुराज प्रताप सिंह रहे, और फिर उसके बाद मायावती जब सरकार में आई तो राजा भैया के साथ क्या कुछ हुआ सबने देखा। तो इसमें किसका मतलब लीड कौन कर रहा था गेस्ट हाउस कांड को? और रघुराज प्रताप सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो मायावती बदले के तौर पर हुआ था या फिर क्या कुछ था? नहीं, देखो, मायावती जी के अंदर जो एक वो होता है ना, एक सेंस, एक आपकी इनर वो जो होती है सोच, वो उसको मैंने रीड करने की कोशिश की। तो वो अगर कोई उनसे ये कहे ना, बहुत नई बात बता रहा हूँ, अगर कोई उनसे ये कहे कि बहन जी वो आजकल वो आपका नाम भुवन ना, हाँ, मान लीजिए किसी ने कहा बहन जी आप भुवन बहुत खास है बहन जी का, किसी ने जाके उनको हफ्ते भर तक कहा बहन जी भुवन का सारा ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या कहें, क्या हुआ भाई बोल। अब बाहर जाके अनशंट बोलते हैं कि जो कहो सो करा दे बहन जी से, मेरी बात नहीं करती। तो वो ये तत्काल ये ऐसी व्यवस्था कर देंगी कि एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि भुवन इज नथिंग। क्या? तो वो कहेंगे सिपाही से इसको थप्पड़ लगवाओ, एसपी से नहीं, क्या चौराहे पर सिपाही से, और होमगार्ड मिल जाए तो और अच्छा। आप समझ रहे हैं ना उनके काम करने का तरीका। आकाश आनंद के केस में भी देखा हमने। आकाश तो छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के एक 5 बड़े लोगों में से एक, मैं नाम आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, लखनऊ में एक प्रदर्शन में निकले, पूरा प्रदेश उनको पहचानता, उन्होंने दशकों शासन चलाया। मायावती के लोगों ने समझा दिया कि बहन जी बहुत बोलते हैं ये। तो बोले भाई किसी सिपाही को, सिपाही हाथ पर जोड़े के हम नहीं मारेंगे, ये आ जाएंगे तो खा दो। हजरतगंज में सटाक से क्या छपनी, उनको इसमें है कि सिपाही ने मारा। अब दिमाग ठीक हो गया ना, अब तो कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेंगे, बोलो ठीक। अतीक का जब मसला आया तो मैंने किसी से पूछा कि अतीक जमानत क्यों नहीं फाइल कर रहा, मायावती चीफ मिनिस्टर थे। तो उनके व्यक्ति ने कहा भाई साहब अभी नहीं ना, इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी तब जमानत लेंगे। क्या? जब सरकार डिफंक्ट हो जाएगी। ये मायावती का खौफ था। मायावती बड़ा संदेश देने में विश्वास रखती हैं। जैसे अतीक का घर का था तो भाई
बुलडोजर की कार्रवाई हुई। बुलडोजर बहुत पुराना है बाबू, अभी के नहीं। तो बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो कई मंजिलों की कोठी थी, कई बीघों में। तो वहाँ जो लोग रहे थे उनके चेले चापड़ अति के, तो उन लोगों ने कहा भाई साहब हम सारा सामान हटवा लेते हैं, लदवा लेते हैं, ले जाएंगे कहीं आप बाद में उसको। अधिकारियों ने कहा नहीं भाई, पूरी शूटिंग होनी, सब फिल्म बननी है बाबू, संदेश भी तो जाना चाहिए, ले जाना कुछ नहीं, अब यहां समझ भी नहीं जा सकता। बोले हम यहां से लदवा के माल खाने भिजवा देंगे। कानून कहता है जब्ती होगी, कुड़की होगी, कुड़की के बाद ध्वस्तीकरण होगा, ठीक, और कुड़की किया हुआ सामान सरकारी माल खाने में जमा किया जाएगा और उसकी एक एंट्री होगी, ये कानून कहता। 75 इंच का टीवी 6 मंजिल से नीचे, फ्रिज नीचे, बोले कहा गया कि लोग देखें भी। और फिर तब तक बुलडोजर चलाया जब तक उन्होंने बिल्कुल समतल नहीं कर दिया। क्या बोले बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं, बोले हाँ देख लो कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं, बोले नहीं मैं ठीक ओके। ये मायावती काम करने की शैली है, आप अच्छा कहें बुरा कहें लेकिन उनकी शैली यही है। अगर उनको ये लग जाए कि ये व्यक्ति मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है मेरे पीछे भी, तो वो कहेंगे भाई इसका इलाज कर दो पहले। तो गेस्ट हाउस कांड में अतीक अहमद का ही ज्यादा 2 लोगों का था तो सर मायावती इतनी स्ट्रांग थी, इतनी बुलंद थी, उनके काम करने का तरीका आप बता रहे हैं, ड्रॉबैक क्या रहा कि इतनी बुरी तरीके से बसपा गिरी है? वोट परसेंटेज चलिए ठीक है, फिर भी आप कह रहे हैं 6% जुड़ जाएगा तो 15% पहुंच जाएगा, लेकिन सत्ता में तो नहीं है ना, वो पहचान तो नहीं है ना। अभी जो हम देख रहे हैं यूपी चुनाव, हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, बस यही देखने को मिल रहा है, फिर तीसरा कहीं पर चर्चा हो जाती है। अगर वो इतनी स्ट्रांग थी तो दो कारण है, सिर्फ 2 कारण। बहन जी, अब कुछ लोग ये कहते हैं, मैंने उनसे कभी व्यक्तिगत तौर पर सवाल तो पूछा नहीं, कुछ लोग जो उनके नज़दीक हैं वो कहते हैं कि भाई एक अपने किस्म की सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उनको है, तो इसलिए वो अपने को महदूद कर लेती हैं, किनारे कर लिया, सीमित कर लिया। सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि उन्होंने निकलना बंद कर दिया। जिस उनके जो मेंटोर थे काशीराम, उनके साथ मेरा बहुत लंबा हो रहा एसोसिएशन एक पत्रकार के नाते, और मतलब काशीराम जी के यहाँ आप अखबार के मालिक हों तब भी एंट्री हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं अगर कभी पहुंच गया तो बहुत सारे बड़े लोग भी मेरा पीछे को कमीज पकड़ के एंट्री लेते थे वहाँ। वो अपने ढंग के व्यक्ति थे काशीराम जी, तो उन की शैली दूसरी थी। गेट खुला रहे, लोग आते रहें, मिलते रहें, सबसे बात हो, मैं भी चलूं, कहीं भी जाऊं, घूमूं फिरूं, लोगों से मिलूं। मायावती जी ने जब इसके उलट चलना शुरू किया, जब तक वो काशीराम के इस रास्ते पर चलती रहीं, बिजनौर से लेकर नजीबाबाद तक घूमती रहीं, हरिद्वार तक, ठीक है ना, पाँव 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 पाँव, तब तक बसपा बड़ी पार्टी बनी रही। जब उन्होंने अपने को सीमित कर लिया और दरवाजे इतने बड़े करा दिए कि सूर्य भी उनमें न झांक पाए, मायावती जी किसी के निमंत्रण पर नहीं जाती, सुख दुख में नहीं जाती, एक आध कभी कोई फोटो आ जाए रेयर तो अलग बात है, जैसे उमाशंकर जी की बीमारी में आ गई या उनकी बिटिया की शादी में आ गई, बस बाकी नहीं। उनके घर भी लोग नहीं जाते, वो बुलाती नहीं, बिना बुलाए तो एंट्री नहीं। फिर भी सोचिए वो क्या करती होंगी, 24 घंटे होते हैं दिन में, क्या भाई नहा धो के बैठ गया आदमी, तैयार हो गया, फिर देन मुझे नहीं पता उनको किताब पढ़ने का शौक है, सब उन्होंने कभी मुझसे चर्चा की नहीं। जब हम लोग दैनिक आधार पर मिलते थे, क्या टीवी भी आदमी कब तक देखेगा, सीरियल शोले देख ली, पाकीजा देख लिया, फिर कितनी फिल्में देखेगा, क्या, लेकिन वो ऐसा नहीं कि भाई चलो खोल दो। हजार नेता की खुराक होती है, लोग मिले तो नेता जीवित रहता है। बहन जी ने चूंकि अपने को कन्फाइंड कर लिया और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जैसे कपाट खुलते हैं सालाना आधार पर या मुहूर्त के हिसाब से, वैसे कपाट खुलेगा और जो जिसको दर्शन करना है कर लो, चले जाओ। उसने बसपा का बहुत नुकसान किया, और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप एक कोटरी के प्रभाव में आ जाते हैं। वही आपके आंख नाक कान है,
तो फिर वो जैसे चाहते हैं वैसे आपको चलाते हैं। इसीलिए एक बार मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, तो मैंने पूछा कैसा चल रहा काम काज मुलायम सिंह जी से, तो उनने कहा भाई देखो अग्निहोत्री जी, मैं उन्हीं की शैली में बता रहा हूँ, उन्होंने भाई देखो अग्निहोत्री जी, हम तो एक बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर रहना है, बन जाना अलग चीज़ है, रहना है तो एक दिन में 2000 सामान्य आदमी से आपको मिलना ही चाहिए, बिना किसी बिचवनिया के। बिचवनिया मतलब मीडिएटर। क्या बोले, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की हैसियत के व्यक्ति को कम से कम 2000 लोगों से रोज इंटरेक्ट करना ही चाहिए। बोले वही 5 लोग हैं, वही मीटिंग कर रहे दिन भर। बोले क्या मीटिंग हो रही, मीटिंग हो रही। बोले मीटिंग वाले वोट देंगे। गॉट इट। ये बड़ी चीज है। मायावती ने मीटिंग नहीं की, लोगों से मिलना छोड़ दिया, नहीं मीटिंग तो की, लोगों से मिलना छोड़ दिया। मीटिंग में तो वही 10 लोग हैं, होली पे बुलाओ तो, दिवाली पे बुलाओ तो, बाकी 11वीं की तो एंट्री नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो उनके साथ जो कुछ भी है उनकी पार्टी के साथ। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कहां से लेके कहां तक चले हैं, इतने लोगों से मिले हैं, पैदल चले हैं, पाँव पाँव, दरवाजे तो उनके लिए भी जनता ने बंद कर रखे हैं। नहीं, राहुल गांधी की समस्या उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, और मैंने बताया था भी 85 लास्ट कट ऑफ ईयर है कांग्रेस का बिहार में, और 89 है यूपी में। उसके बाद भारत के इन दोनों सबसे बड़े उत्तरी राज्यों में कांग्रेस ने सत्ता का सूर्य नहीं देखा इंडिपेंडेंटली। उसका मूल कारण ये कि क्षेत्रीय दल जब पनपे उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो वो कांग्रेस के मकान में जो कुछ रखा था राशन, वही तो उठा के ले गए थे। कांग्रेस के पास सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन सिंह जी तो बचे, खड़गे जी, बाकी तो कुछ बचे नहीं, ना झंडा बचा, ना डंडा बचा, ना कार्यालय बचा, ना कुर्सी बची। कांग्रेस इंदिरा जी के समय में 3 त्रिकोण पर चलती थी, एक ब्राह्मण, मुस्लिम और हरिजन। क्या हरिजन काशीराम जी ले गए, ब्राह्मण बीजेपी में आ गया, मुस्लिम समाजवादी के पीछे चला गया। तो फिर इनके पास तो फिर यही है कि भगवत भजन ही बचेगा। कुछ गुड़ ढीला कुछ बनिया, एक कहावत है। कुछ ये भी इतने वो नहीं थे कि, एक उदाहरण देता हूं आपको कि इससे बात समझ में आएगी। आपने कहा ना कि भाई राहुल गांधी के पास तो सब कुछ है, वो तो लोगों से मिल भी रहे हैं। एक आर्ट भी होती है, हर काम की एक विशिष्ट कला होती है जीवन में। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आज से जनसंघ के जन्म के समय, समझ लीजिए कितने वर्ष हो गए हैं, 70-75 साल हो गए होंगे। उस समय जिन विषयों को जनता के सामने रखा कि ये विषय हमारे लिए प्राण हैं, उन विषयों को 70 साल तक वो कैरी करती रही। 370 जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, क्या एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे। जब 2 सांसद थे इनके कुल, तब भी ये यही बोलते थे। उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, डाइल्यूट नहीं किया। अयोध्या 84 में अयोध्या को अडॉप्ट किया, उसके बाद से एक दिन भी छोड़ा नहीं, और कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन अयोध्या पर बोला नहीं, सरकारें कुर्बान कर दें। 84 से 2024 तक जब मंदिर बना है ना, कितने वर्ष हो गए, जोड़ के देख लीजिएगा, अभी नहीं बाद में जोड़ लीजिएगा, ठीक। उतने समय तक किसी एक मुद्दे को कैरी करना, ये आपके सवाल का जवाब है, छोटी बात नहीं है ना। कांग्रेस क्या करती है, ये उस बच्चे की तरह हो गई है कि शोले लगाई, बोले इसमें मजा नहीं आ रहा, पाकीजा लगा, बोले पाकीजा ठीक नहीं, बोले वो दिल वाले दुल्हनिया लगाएंगे यार, हैं, बोले ये हाथी मेरे साथी लगाओ, राजेश खन्ना देखेंगे क्या। अरे कहीं रुको तो दादा। जैसे राजीव गांधी ने कहा 90 में कि विश्वनाथ प्रताप की सरकार थी, मंडल कमीशन लाए, तो 90 मिनट का भाषण दिया राजीव गांधी ने हाउस में, और उन्होंने वहाँ लानत मलानत कर दी मंडल कमीशन की, और कहा कि मूर्खों को आरक्षण देने से भारत का नाश हो जाएगा, यानी पिछड़े मूर्ख हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे याद है एक विज्ञापन दिया इंडियन एक्सप्रेस का, मुझे ध्यान है, जिसमें कैक्टस का फोटो लगाया,
कहा आरक्षण कैक्टस है, राजीव गांधी। ठीक, इंदिरा जी ने कहा कि इस देश में सब बीमारियों की एक ही वजह है, जाति, और जात के आधार पर ये सब कार्यक्रम, और मेरा बस चले तो इसको मैं सबसे पहले विदा कर दूं। अचानक से राहुल जी आए, बोले ना केवल जात चलेगी, बाकी कुछ नहीं चलेगा, ओनली जात। बोले यही एमआरआई है, यही एक्सरे है, यह होगा। बजट बनाने वाले कितने किस जात के हैं इसका भी मुझको जोरा चाहिए, और हलवा बांटने वाले बजट में कितने किस जात के थे। वो 360 डिग्री पे घूम के लोग जान ही नहीं पाए, भैया राजीव गांधी ठीक थे या ये बेटा ठीक करा। इसमें चलो तब भी सालों का अंतर था। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ने जितने भी मुद्दे आप देख लीजिए, अभी एक मुद्दा था, मेरा दिमाग स्लिप कर गया, हाल फिलहाल का ही, वो यू टर्न लेने में उनको 5 दिन भी नहीं लगाते किसी मुद्दे पर। मुद्दे को पकने में समय लगता है जितना समय फसल में लगता है, या जितना समय संतान के जन्म में लगता है। क्या एक दिन में संतान हो सकती है? नहीं। अच्छा, एक दिन में संतान 9 महीने बाद भी हो गए, लेकिन फिर भी उसको वो 7, 8, 10 साल चाहिए पूर्णतः दुरुस्त बच्चा होने में, चाहिए ना। राजीव गांधी मतलब राहुल गांधी की कांग्रेस मुझे लगता है इतनी बेचैन है कि वो घंटों के आधार पर मुद्दों के साथ खेलना चाहती है। इससे नहीं होता। एक मुद्दे पर समय दीजिए, हानि लाभ जो कुछ हो। बीजेपी तब भी कहती थी 370 हटाएंगे जब वो हर राज्य में चुनाव हार रही थी और 2 सांसद थे उसके। आप ये कह रहे हैं एजेंडा जो निर्धारित किया है उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। पार्टी को नहीं, व्यक्ति को भी रहना पड़ता है, जीवन में भी रहना पड़ता है। भाई साहब, आज समोसे की दुकान खोली, बोले कल पान की, बोले समोसा नहीं बिका, पान की खोल ली, पान भी नहीं हुआ तो बोले हम लेमन जूस की दुकान खोल लिए, वो कुल्फी की। जी, तो लोग भगा देंगे आपको यार। लेकिन आपको नहीं लगता सर ये कि ना, मैं एक लखनऊ में नेतराम की दुकान प्रसिद्ध है कचौड़ी के लिए, क्या प्रयागराज में भी है, यहाँ क्यों प्रसिद्ध है? 125 साल हो गए, इसलिए 125 साल से कचौड़ी बेच रहा है। आप लोगों को बस चले तो आप तो 125 साल में 10,000 चीजें बेच चुके होती अब तक। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। जी बिल्कुल सर। अब आ जाते हैं सर मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ पे। और उससे पहले मैं एक सवाल पूछ लूं सर, आपकी फेवरेट फिल्म शोले या पाकीज़ा में से है क्या? ये सिर्फ उदाहरण है। सर एक सवाल में चलिए, कर लीजिए। समाजवादी पार्टी सरकार पर भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुलायम सिंह का जिक्र किया, आपने वो वक्त भी देखा, आपने अखिलेश यादव की सरकार का वक्त भी देखा। अब जिस तरीके से अखिलेश यादव चल रहे हैं, इस वक्त को भी आप देख रहे हैं। आजम खान का वो दौर भी आपने देखा है समाजवादी पार्टी का, आज दौर भी देख रहे हैं, वो रो रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि बड़े आदमी हमें लेने नहीं आते। अपने परिवार से उन्होंने अखिलेश यादव को नहीं मिलवाया। सोचिएगा, ये भी उनके दिल की पीड़ा है। एक वक्त वो था जब मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कह देते थे, वो भी दौर था। और आज अखिलेश यादव अपने ही पूर्वज एक तरीके से वो कहते हैं आजम खान को, उनके साथ तक नहीं खड़े हुए हैं। कितनी बदली है समाजवादी पार्टी? क्या आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव का वो दौर जो खुल के मुसलमानों के साथ खड़े रहते थे, अखिलेश यादव क्या उस छवि से निकलना चाहते हैं मुसलमानों की? क्या उस ये समझ चुके हैं कि मुसलमानों से थोड़ा सा इतर होकर इसी में एक सवाल से शिवपाल को लेकर ऐड करूंगी। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि चचा को गच्चा मिल गया, और वही सारी चीजें हम देख रहे हैं। स्टार प्रचारक ना बनाना, मंच पर दूरी बना लेना, दोनों। तो राजनीति को समझाने की कोशिश। ठीक, कोई ऐसा बदलाव राजनेता के मन में नहीं आता कभी। राजनेता का अपना मन कुछ होता ही नहीं। वो कहता है 1 रुपया लगाएं, 1 रुपया 10 पैसा आना चाहिए, 10 पैसा तो मुनाफा हो, वही उसी रास्ते चल देता है। ग्रह गोचर अच्छे हैं तो सफल हो जाता, नहीं तो फिर 1 रुपया भी डूब जाता है। उदाहरण दूं, मुलायम सिंह जी की सरकार जब पहली बार बनी तो उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 महत्वपूर्ण बातें की, उसमें से केवल एक का उल्लेख करूंगा जो आपका सवाल है। उन्होंने कहा कि अब आज के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमानों का नेता नहीं होगा, केवल मुलायम होगा नेता। क्या उनका लक्ष्य साफ था? मुझे मुसलमानों का नेता बनना। तो मुल्ला मुलायम उनके लिए कॉम्प्लीमेंट था, क्या उनके लिए पावर स्टेटमेंट था। ठीक, तो खुल के भी इसलिए बोलते थे उससे लाभ मिल रहा था, ये समझ लीजिए। वरना नेता है, वो कुछ नहीं है, वो पानी है, जिसमें मिला दो उसी के जैसा हो जाएगा।
अखिलेश यादव ने भी उस ट्रेंड को आगे बढ़ाया, वो ट्रेंड उनकी पार्टी का मौलिक रंग है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का चरमोत्कर्ष हो गया और पूरा भारत का आकाश ही बदल गया, वो केसरिया होने लगा, तो उनको लगा कि यार इससे तो नुकसान बहुत हो रहा है, इससे तो बहुत नुकसान हो रहा है और पूरा समाज पोलराइज हो गया। पहले क्या था, केवल मुसलमान ही पोलराइज्ड था, हिंदू बटा हुआ था। तो 15% वाले सरकार नियंत्रित करते थे, अब 85% वाले जाग गए, तो 15% वाले चुनावी राजनीति में, सिस्टम में नहीं, चुनावी राजनीति में धीरे धीरे अप्रासंगिक होते गए। गंभीर बात है, उसी गंभीरता समझिए। ठीक, आज की तारीख में मुसलमान कहीं जिताने और हराने की ताकत रखने वाला वर्ग नहीं बचा, रामपुर में भी नहीं बचा, जहां 72% मुसलमान है। क्या बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। कुंदर की भी हार रहे, कुंदर की भी हार रहे आप, ठीक, प्रसाद लो और घर जाओ, हो गया। जब कुंदर की और रामपुर आप हारे, तो अखिलेश यादव भी राजनीति करते हैं, उनको समझ में आ गया कि नहीं, इस वक्त हमको बहुत संभल के चलना है। सावधानी हटी, ट्रक के पीछे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने पिता की टेक्निक को आगे बढ़ाया तो समाजवादी पार्टी उसमें पहुंच जाएगी ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल में। क्या फिर इसका कहीं कोई भविष्य बचेगा नहीं। इतना शार्प और इतना तीखा डिवीजन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की लाइन भी नहीं पकड़ो, लाउड लाइन भी मत लो, बट बहुत हार्ड मुस्लिम लाइन भी नहीं लेंगे। और जो मुस्लिम चेहरे हैं उस हार्ड लाइन के, जो लोग मेरे पिताजी के समय में सिंबल रहे हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी रखेंगे। और जैसे बांके बिहारी गए तो वहाँ की फ़ोटो डाल दो, बनारस में रुद्राभिषेक करते की फ़ोटो डाल दो, कन्या पूजन में डिम्पल जी की बच्चों को पूजा कराते सब फ़ोटो डाल दो। ये सब थोड़ा थोड़ा करते रहो, हल्का हल्का। छींटा होता है ना भाई, छींटा मार दो। हाँ, जैसे होता है कि भाई पंडित जी के कथा कराने से पहले कहते हैं कि भाई 7 नदियों के जल से स्नान करो, तो वो कहते हैं गंगा, चगऊ, गोदावरी, कावेरी, एक चम्मच डालते कहते स्नान कर लो, हो गया स्नान। वैसे उन्होंने कहा चलाएं। अब दोनों चीजें तो एक साथ नहीं सज सकती, या तो चौखाने वाला दुपट्टा, गमछा और टोपी लगा लो, या बांके बिहारी को साध लो। अखिलेश जी की दुविधा ये है कि किधर जाएं। तो कई बार वो चौराहे पर आकर ठिठक जाते हैं। उनका एक मन कहता है इधर चलो, दूसरा मन कहता है यार इधर से तो काउंटर अटैक हो जाएगा, बोलो इधर चलो। अब इसीलिए मैंने कहा बीजेपी इस वक्त पिछले तमाम 15 साल से तो मान ही लो, पहले बीजेपी भी डिलीमा में आती थी, इसीलिए वो सक्सेस स्टोरी उसकी कभी बनी नहीं, क्योंकि वो भी कई बार विचलन में आ जाती थी। कई बार कहती गांधीवादी समाजवाद अटल जी ले आते थे, तो वो उसका यूएसपी रहा ही नहीं कभी। गांधी जी लाओगे तो फिर कांग्रेसी क्या बुरे हैं, अगर गांधी जी को भी लाना है, गांधी जी आपके नहीं हो सकते। क्या सर उसी में सच Conflict है of interest हो कि जाएगा। सर उसी में क्या सच है कि आडवाणी का जिन्ना की मजार पे जाना है उनका तो खैर मैं राजनीतिक इतिहास एक्सीडेंट खत्म मानता हो हूँ, वो उतना बड़ा विषय नहीं। गांधीवादी समाजवाद एक पार्टी ने अपने आइडियोलॉजी को चेंज किया, लेकिन जिस दिन से भाजपा ने ये तय किया कि सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई ऋतु हो, जीते चाहे हारे, अयोध्या पर, कश्मीर पर, कॉमन सिविल कोड पर, इन 370 पर, इन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप हमको कट्टर कहिए, कुछ भी कहिए, क्या, और ज्यादा बहस करेंगे तो काशी और मथुरा पर भी आंदोलन करेंगे, क्या। जब उसने गैर शर्मिंदगी वाला रुख अपनाया कि नहीं घूंघट से नहीं बोलूंगा, हाँ और ना दोनों, इसने पहले असूर्य पश्या नारी होती थी, हैं, तो वो घूंघट से बेचारी बात करती थी ऐसे करके, नहीं लाउडली बोलेंगे, जहां राम का जन्म हुआ हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इससे क्लियर तो कुछ नहीं हो सकता। राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, राइट। नो किंतु, नो परंतु, नो इफॉर्मेट। तो उसको उसका लाभ मिला। अखिलेश जी ये नहीं कर पा रहे, जैसे वो ये भी नहीं कह पा रहे कि हम
धुन्नीपुर जाएंगे और मस्जिद वहीं बनाएंगे, यही कह दो तब भी चलो कुछ चेतना आए। आप ये भी नहीं कह पा रहे कि हम मथुरा में आएंगे कृष्ण लीला का मंदिर बनाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? लेकिन केदार मंदिर तो इटावा में बना दी। हमारे घर में मंदिर कितना बड़ा है उससे कोई वोट नहीं तय होता ना बाबू। प्रतीक जैसे गांधी जी ने नील की खेती पर प्रतिबंध था, उन्होंने उस प्रतिबंध को तोड़ा। नमक पर प्रतिबंध था, नमक को तोड़ा। अब आपको गांधी जी अपने घर में तो नमक खा ही रहते, तो उससे बात नहीं चलेगी ना। सही बात। ना प्रतीक होना चाहिए। हाँ, अखिलेश जी अगर चाहते हैं कि 360 डिग्री पर हमको घूमना है तो एक अवसर है उनके लिए कि फिर कहें कि चलो जो रहा सो रहा, मथुरा, चलो मथुरा। क्या तो भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल अभी नहीं खड़ी होगी। अखिलेश जी भाजपा के लिए मुश्किल बन पाए इसके लिए 10 साल पब्लिक उनका इम्तिहान लेगी। क्या कहेगी असली है कि नहीं, पहले चेक करो। इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि पुराना आपका इतिहास थोड़ा विपरीत है। या आप यही करते कि आजम जेल गए तो पूरे प्रदेश में 5 लाख आदमी सड़क पर उतरता, जेल भरो आंदोलन कर देता, बवाल कर देता। आपने वो भी कुछ नहीं किया, उनको पुलिस वाले लेके डोलते रहे इधर उधर, है तो चचा का बुढ़ापा खराब हुआ और आपने कुछ किया नहीं। तो दोहरी मतलब वो चौराहे पर खड़े हो जाती है पार्टी, जब आके वैचारिक चौराहे पर, तो पार्टी का नुकसान होता है। बिल्कुल सर। योगी सरकार पर चले यहाँ पर बहुत छोटा सा कि अगर शिवपाल के हाथ में कमान आ गई होती अखिलेश के इतर, तो क्या स्थितियां इतनी खराब ना होती? देखो भाई, हमें एक बात बताएं, जो सपा का कोर है वोट, वो मुलायम सिंह के बेटे को ही चाहता है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। जो मैं, चूंकि मैं उन लोगों से इतना वर्ष हो गया एक पत्रकार के नाते चीज़ों को नीचे ज़मीन पर खड़े होकर कवर करने का, और हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की तब ये इंटरनेट वाली पत्रकारिता तो थी नहीं, तब तो ज़मीन पर ही उतरने वाला। मुलायम सिंह और मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, आज तो नेताजी अखिलेश ही हैं। आज सपा के नेताजी अखिलेश ही हैं, ये जान लीजिए। वो उसमें कोई नहीं। अब अखिलेश जी क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये उनका भाग्य। अगर मुझे प्लीज बोलने दो, बिल्कुल। कोई भी मुझे नहीं बोलने दे रहा। सर के पास देखिए वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो मैं चाहूंगी कि 2-3 सवालों में हम समाप्त कर लेते हैं। नहीं सर, मैं बिहार का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले बस ये कि 2027 के लिए आपको क्या लग रहा है, हैट्रिक लग पाएगी? क्योंकि आपका अनुभव बहुत है, उस अनुभव के आधार पर ये सवाल है, उसके बाद बिहार पर और फिर फाइंड ये 27 के साथ ही यूपी खत्म कर लेंगे। मुझे तो लगता है कि ये तो कहना ज्योतिषी कहें या और लोग कहें, अनुभव क्या नहीं, जैसे हम उनके काम की तारीफ कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं। मैं इस तरह के उससे प्रेडिक्शन से बचता हूँ, समझता हूँ, फिर भी नहीं करता प्रेडिक्शन। मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ की जो यूएसपी है वो डाइल्यूट नहीं हुई कहीं से कहीं तक, उस पर कोई डेंट नहीं है, ये जान लीजिए। और ये बड़ी बात होती है, जब 27 में वो चुनाव में जाएंगे तो 10 साल शासन करने के बाद जाएंगे। 2-3 चीज़ें सामान्य जनता को बहुत अच्छी लगती हैं। एक, राजा कड़क हो, योगी में वो चीज़ दिखती है। दूसरा राजा कंफ्यूज्ड नहीं हो, योगी कंफ्यूज नहीं। आप कोई भी प्रश्न पूछिए, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको उत्तर देने में समय नहीं लगेगा। नहीं ऐसा ना, सीधी सपाट बात। किसी ने कहा कि मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया, वो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। अरे बोलो भाई, मरना तो था ही ना। क्या आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल साफ। और तीसरी बात, राजा, जनता जब ये मानती है कि मेरा राजा निष्प्रह भाव से जी रहा है, क्या, तो उसका सम्मान बहुत हो जाता है। जान लीजिए, मेरा अनुभव कहता है, जैसे ये कथाएं नीचे जाती हैं गांव गांव। मैं तो लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते भैया भैया बाबा क्या, 2 तहमद लूंगी और 2 कुर्ता और सरसों तेल लो, चलो तैयार।
उनके स्टाफ बताते हैं, फिर वो कथाएं नीचे जाती हैं कि उनको कहीं भी चलना होता 5 मिनट में झोला तैयार। पहले 5, 7, 10 सूटकेस तैयार होते थे मुख्यमंत्रियों के, क्या जहाज में भरे जाते थे। एक में चप्पल है, एक में जूता है, एक में खुशबू परफ्यूम है, एक में साबुन है, नाना प्रकार के तौलिया। जो तहमत है उसी से पोंछा पाछी थी, हमने दूसरा पहन लिया, चल भैया क्या। तो ये भारत के मन को, भारत का आदमी खुद अमीर होना चाहता है, सारे खेल चाहता है, लेकिन वो चाहता राजा परम पवित्र हो और उसका सम्मान करता है। जयप्रकाश नारायण जी का या गांधी जी का सम्मान इसीलिए हुआ ना, वो लोग राजा नहीं थे फिर भी सम्मान हुआ, लोग उनका संत है भैया, बाबा है, इन्हीं क्या। हमारे यहां जनक जी का उदाहरण है ना, हम उनको विदेह कहते हैं। भारत का जो मन है ना वो ऐसे राजत्व को प्रणाम करता है। जहां बहुत वैभव की कथाएं चलने लगती हैं ना कि अरे उनके यहाँ गए रहे हैं भैया तो इटली की चम्मच और थाईलैंड की प्लेट है और गिलास बताए कि वो न्यूजीलैंड से मंगाए। अरे भैया उनका क्या है, हजारों करोड़ छाप दिए क्या। ये गांव के आदमी को भी पता है कि हजारों करोड़। आदमी कहता उनके यहाँ भैया बच्चों खेलने के लिए वो तो आए खच्चर जैसे, तो बताइए केनिया से आए हैं क्या 2-2 करोड़ के। बोले बताओ ससुर गधा केनिया से मंगाए क्या। आपका बोट खिसकने लगा। फिर कोई आया बोला भाई साहब जिस गाड़ी से चलते हैं ना भैया 5 करोड़ की, साले चोर है क्या। ये सामान्य प्रतिक्रिया है। भारत का जन, सामान्य जन इस बात से बहुत प्रभावित होता है। और एक जिस बात से प्रभावित होता है उसमें मोदी जी और योगी जी दोनों में साम्यता है। मोदी और योगी में वो साम्यता ये है कि भारत का आदमी कहता है कि जिनके बाल बच्चे हैं वो कुछ तो गड़बड़ करेंगे क्या। ये कॉन्सेप्ट बनाया है, ये जा नहीं सकता। और ये पेन इंडिया है। मैंने 6 बार पूरा भारत पांव चल के देखा है क्या। 6 बार, 6 लोकसभा चुनावों में अलग अलग पूरा भारत, नागरकोइल से लेके और गाजियाबाद तक। यहां का आदमी परिवारवाद को, अपने लिए तो परिवारवाद चाहता है लेकिन परिवारवाद को अच्छा नहीं मानता। वो कहता है जिसके नाती पोता सब हैं वो भैया कुछ तो रुपया पैसा पैदा करेगा परिवार के लिए क्या। योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ ये बड़ी एक वो है जो अखिलेश जी के साथ नहीं है या मायावती जी के साथ नहीं है। वो कहते भैया बाबा क्या है। और जब आपके पास एक भारत की बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, मान लीजिए वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, मान लीजिए ठीक, तो भी वो उस नाथ संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं जिसकी शाखाएं कई देशों तक हैं। कहाँ? कई देशों तक है। नेपाल राजवंश जिसका शिष्य रहा, ठीक। और उस नाथ संप्रदाय के वैभव ही इतना है, पूरे विश्व भर में इतना फैला हुआ है, इतनी लैंडेड प्रॉपर्टी और इतना सब क्या। और अब तो मेरे ख्याल से 100 के आसपास तो संस्थाएं हैं उसकी, जिसमें यूनिवर्सिटी है, जिसमें सब कुछ है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो उनका अपना धार्मिक साम्राज्य छोटा थोड़ी ना है। अब वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और मैं एक बात और कहता हूं कि मान लीजिए वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, सांसद भी नहीं रहे, तो भी अगर वो वहाँ हैं गोरखपुर में, तो जो लोग वहाँ गए होंगे वो जान लेंगे 5000 आदमी मिनिमम आता है उनका पाँव छूने क्या। खुश रहो बच्चा। और हर समुदाय का मुसलमान भी उनके यहाँ आता है। और जब वो निकलते हैं तो जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी 75-80 गाड़ियों का काफिला निकलता था और उन गाड़ियों पे लिखा होता था योगी सेवक क्या, योगी सेवक। मुख्यमंत्री तो अब हुए। एक नारा चला कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। फिर इसको विस्तार दिया, पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। बड़ा नारा है भाई साहब। ये नारा किसी व्यक्ति के लिए बन जाए तो बड़ी बात है ना। तो दिक्कत उन नेताओं के लिए होती है जिनकी अपनी पहचान केवल नेतागिरी से ही है क्या। जैसे आपको एनएमएफ के जरिए लोग जानते हैं केवल क्या, और यहां से आपकी नौकरी चली गई है तो आपके लिए संकट हो गया पहचान का, अगर आप अपनी पहचान नहीं बना चुके। वैसे ही राजनीति भी है। आप पद के कारण अगर महत्वपूर्ण हैं
और पद गया तो खत्म हो जाएंगे। योगी उस खतरे से परे है। ऐसा कोई खतरा नहीं, जितनी भीड़ में वो अभी रहते हैं उससे ज़्यादा भीड़ में वो गोरखपुर में रहते हैं। अभी तो तब भी एक सिस्टम है तो सब लोग नहीं मिल पाते, वही चले जाएं लोगों के बीच में तो अलग बात है। गोरखपुर में तो रेला लगा रहता है सुबह 5 बजे से और रात में 8-9 बजे तक। स्ट्रिक्ट भी उसी तरीके से है अधिकारियों को लेकर? उसी तरीके से भाई, शुरुआत में तो स्थिति ये थी कि रात में 12 बजे सोने गए। बहुत जल्दी अधिकारियों ने कहा कि महाराज आप आराम करो, तो 11:30 चले गए और 3:30 फिर उठ बैठे। 1 घंटे में सब कार्यक्रम हो गया। 4:30 रेडी, बिस्कुट खाना नहीं, टोस्ट खाना नहीं, क्या कॉफ़ी पीनी नहीं, कोई झंझट ही नहीं। योग साधना सब हो गई, बैठ गए, अखबार आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर चिंतन मनन। तो पहली शुरुआत फर्स्ट टाइम उसमें था, तो वो 6 बजे से कहते थे भाई बुलाओ फला सेक्रेटरी को। तो लोगों ने समझाया कि महाराज रात में 12 बजे तो गए हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, परिवार, 6 बजे कैसे आ जाएंगे। तो फिर हुआ कि आप थोड़ा सा लेट स्टार्ट करो। उनका तो 3:30 उठे और 1 घंटे में सब काम फ्री। फिर हम 18 घंटे के लिए उपलब्ध हैं, आइए। और एक चीज कहते हैं आपको कि नई ढंग की, हालांकि छोटी चीज है लेकिन इसका भी मतलब होता है। योगी और मोदी लंबे अरसे से पब्लिक लाइफ में। नरेंद्र मोदी भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 25-26 साल से टॉप पोजीशन पर है। इतनी बड़ी तो कोई राजयोग की महादशा भी नहीं ज्योतिष में, इतनी बड़ी कोई महादशा नहीं इतने सालों की। तो सोचिएगा, जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे, ठीक है ना। 19 साल से बड़ी तो कोई महादशा ही नहीं, और ये तो भाई तो 26 साल से वही हैं। योगी जी को देख लीजिए। इन दोनों लोगों में एक चीज मैंने नोटिस की, जो जनता ने मुझे बताई कि ऐसा देखो भैया, ये लोग दिन में कम से कम हजारों प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिक उसमें आते, पब्लिक आइज में, टीवी, दिस दैट, सोशल मीडिया, वीडियो, रील्स आते हैं ना। आपने कभी इनको थका हुआ, उल्लासहीन, उत्साहहीन ऐसे करते हुए कभी देखा कहीं क्या? जबकि सामान्य स्वभाव है, देह की अपनी एक परिस्थिति है? आपने देखा कभी? नहीं। उतने ही चैतन्य, उतने ही जागृत। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चीजें भी काउंट करती हैं। तो सर योगी आदित्यनाथ की चर्चा कर रहे हैं आप, तो काफिले की चर्चा हुई तो मुझे वो मुख्तार वाला बात याद आया कि मऊ कांड के बाद जब योगी आदित्यनाथ चल पड़े थे, वो योगी आदित्यनाथ उस वक्त तो बस कुछ नहीं थे, वो योगी आदित्यनाथ बेखौफ होकर, और उस वक्त मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। आज योगी आदित्यनाथ में उस वक्त के योगी आदित्यनाथ में क्या अंतर है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, उस कहानी को सर आप कैसे देखते हैं? उस योगी ठीक है, क्या अंतर है वहीं तक, वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, वो कहानी कभी अंतर को मेरी दृष्टि में, मैंने दोनों समय के योगी को देखा, मुख्तार को देखा, कोई अंतर नहीं। अंतर सिर्फ उतना है कि वो अभी जिस पद पर हैं उस पद की एक अपनी मर्यादा है, ठीक, बस वही अंतर है। आप उनका योगी का अंतर मत कहिए, वो पद के कारण आया अंतर है, वरना योगी योगी ही है। एक दूसरा, परिस्थितियों से निपटने की जो क्षमता है ना, वो 2 उदाहरण मैं देता हूं। कोविड के समय नरेंद्र मोदी ने जो स्थित प्रज्ञता का परिचय दिया, क्या वो अजूबा था, अजूबा था भाई साहब। हर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के हाथ पांव फूल गए थे, क्या अमेरिका और क्या इटली, और भारत जैसा देश, 150 करोड़ की आबादी। इन जब अमेरिका के में हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो भारत में क्या होगा? फिर भी राजा की इस तरह से स्थित प्रज्ञ रहा, उसने अपने विवेक को संतुलित रखा और फैसले किए, और बात की कहानी तो सबको पता ही है। वैसे ही कुंभ का इस बार का अवसर था,
सब चीज़ें अच्छी थी, विश्व भर में तारीफ हो रही थी। अचानक मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ वो सबको पता ही है क्या। 8 करोड़ लोग उस छोटे से परिक्षेत्र में थे उस समय। कितने? 8 करोड़। जरा सा होपलेस होती सरकार तो क्या हो जाता ईश्वर ही जाने। 8 करोड़ लोगों को निकालना भी मुश्किल है भाई साहब। उस स्थिति को उसी स्थिति प्रज्ञता के साथ संभाल लेना जो हुआ कष्टपूर्ण था। लेकिन अगर आप उसको उस पैमाने पर सोचेंगे कि 8 करोड़ लोग एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में इकट्ठे थे और फिर सब कुछ सामान्य रूप से चल दिया, वरना तो अफवाह, एक अफवाह ही सब कुछ तहस नहस कर देती, पूरा कुंभ बिखर जाता। उस दिन भी 2.5 घंटे बाद स्नान शुरू हो गया। ये जो मस्तिष्क का संतुलन है ये अद्भुत है। और मैं जो बात है, एक बात जोड़ देता हूं, उस पर मैं आपका थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूंगा। जैसे इस सरकार पर यह आरोप कुंभ के वक्त लगा कि दुर्लभ योग का नारा दे करके या इसके बारे में प्रचारित करके लोगों को, जितनी संख्या लोगों की आनी चाहिए उससे ज्यादा संख्या में लोग वहां आए, इस तरह का एक आरोप लगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? दुर्लभ योग और संयोग की जो बातें, नक्षत्रों की जो बातें की गई, देखिए ये मूर्खतापूर्ण प्रलाप है। पता नहीं जो लोग ये बात कहते हैं उनको ज्योतिष का ABCD आता भी है कि नहीं। उनको तो योगी संयोग नहीं पता होंगे। हमारे यहाँ जितने ग्रह हैं क्या, उन ग्रहों के कई सौ कॉम्बिनेशन है क्या, कई सौ कॉम्बिनेशन बनते हैं और हर कॉम्बिनेशन अपने में एक नए योग का निर्माण करता है। इसीलिए कहा जाता अच्छा हर त्योहार इनका 36 साल बाद 100 साल बाद योग आ जाता। जी हां, त्योहार हर साल आता है, लेकिन ग्रहों के कॉम्बिनेशन हर साल एक से नहीं रहते। बृहस्पति और शुक्र का एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं ज्योतिषी नहीं, इस सरल उदाहरण। मान लीजिए बृहस्पति शुक्र का क्यों युति बन रही है, कोई दृष्टि अंतर्दृष्टि बन रही है, उससे किसी योग का निर्माण हो रहा है और वो योग का निर्माण मान लीजिए कि करवा चौथ पर 80 साल पहले हो, तो लिखा जाएगा ना कि 80 साल बाद दुर्लभ योग बन रहा है कि नहीं लिखा जाएगा। और बड़ी विचित्र बात है, कुंभ में ज्यादा लोग जाए तो परेशानी। कुंभ में जब नहीं जा रहे थे तो लोग वीडियो बना बना डाल रहे थे कुंभ खाली पड़ा है क्या। इसका मतलब आप जिसे वो होता है ना कि अंत्येष्टि स्थल पर महाब्राह्मण होता था पहले, पता नहीं क्या स्थिति है, होता था तो वो सुबह उठ के अपने वो खूंटे को ठोकता था और वो कहता था कोई समृद्ध आदमी मरे ताकि दान दक्षिणा अच्छी आए। वैसा चेहरा हमारा हो गया राजनीति का। कम आदमी है तो भी योगी फेल और ज्यादा आए बोले तो भी योगी फेल। बोले बुलाए क्यों? तो कुंभ लगता किस लिए है? कुंभ में लोग तब भी आते थे जब पंडित जी के समय, नेहरू जी के समय में 872 लोग मर गए थे, तब भी कुंभ में लोग आते रहे। मूर्खता का तो कोई उपाय नहीं ना, उसका कोई तर्क है भाई साहब। एक बात बताता हूं, एक नेता ने कहा कि भाई लक्ष्मी पूजा बंद हो जानी चाहिए। बोले भाई क्यों हो जानी चाहिए? बोले जब भारत में लक्ष्मी पूजा, फिर भी भारत इतना दरिद्र है। मैंने कहा तो गजब विद्वान नेता आ गया, इसको इतनी प्रतिभा आ गई। तो मैंने अब एक बहस में कहा तो फिर वो उस पर बड़ा जनता प्रसन्न हो गई। मैंने कहा कि 2 बातें समझो, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। पहली चीज कि जिस वक्त आदि शंकराचार्य कनकधारा स्तोत्र रच रहे थे, गुड्डू सुनो, जब इस वक्त वो रच रहे थे कनकधारा स्तोत्र, आज से 2600 साल पहले, तब भारत विश्व के 40% अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था। कितनी? 40% प्लस। 40 केवल हमारे पास था, 60 में पूरे विश्व का। जब हम कनकधारा स्तोत्र आचार्य लिख रहे थे शंकराचार्य, और जब तक भारत में आक्रमण नहीं हुआ, यानी फ्यूजन नहीं हुआ, केवल एक ही सनातन वो रहा, स्ट्रीम चल रही थी, तब तक भारत 32% तक रहा। जब आक्रमण शुरू हुआ तब से हमारी विश्व में हिस्सेदारी घटी। तो कौन मूर्ख कह रहा है लक्ष्मी से कुछ नहीं होता? हम अमेरिका जैसे देशों को जिम्मे रख के तब चल रहे थे। एक दूसरी बात कहता हूं,
मैंने कहा कि अगर यही थ्योरी मान लें, इसी को नियम मान लें कि भाई फलां की पूजा से अगर सब अमीर नहीं हुए तो पूजा बेकार है, किताब बेकार है, क्या? तो मैंने कहा 57 मुस्लिम देश हैं विश्व में, क्या? 4 को हटा दीजिए, वो भी तेल के कारण। अगर तेल खत्म हो जाए तो पूरे 57, क्या? पूरे 57 भूख से जूझ रहे हैं, अशिक्षा से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, आपस में मारकाट कर रहे हैं। मैंने उनकी किताब के बारे में क्या कहेंगे? किताब तो वो भी पढ़ रहे हैं, तो उनकी किताब फेल, ऐसा बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं ऐसा? नहीं बोल सकते, डर के मारे नहीं बोलेंगे। तो ये आपके खाला का घर है क्या? यहां कैसे बोलेंगे? यहां कैसे बोलेंगे कि लक्ष्मी की पूजा ठीक नहीं? भारत में समस्या ही ये है मित्र, और कोई समस्या नहीं। मैंने एक बार कहा था कि कोई मस्जिद भारत में बता दीजिए जहां पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ती हो, नॉर्मली एनएसजी लगानी पड़ती हो, नहीं। भारत का हर बड़े मंदिर में पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ रही है और अयोध्या जी में एनएसजी का बेस सेंटर बनाना पड़ रहा है। क्यों? उसके पीछे की वजह क्या है? कोई तो वजह होगी ना। जो 80% आबादी का आस्था के केंद्र हैं, उनको सिक्योर करने के लिए आर्मी उतारनी पड़ रही है हमको, और मस्जिदें गगनचुंबी हैं, वहां कोई होमगार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ रही। यहां से हमको समझना चाहिए कि भारत का वो क्या है, उसकी तासीर क्या है। आप रामचरितमानस जला सकते हैं और जलाने के बाद ठाका भी लगा सकते हैं और मौज भी ले सकते हैं, बौद्धिक चर्चाएं भी कर सकते हैं। क्या आप कोई दूसरे धर्म की कोई किताब जला सकते हैं और जलाने के बाद आप जिंदा रह सकते हैं? टेल मी, कितने भी बड़े नेता हों, रह सकते हैं जिंदा? नहीं ना। आपको सेना भी नहीं बचा सकती। मतलब आप भारत के सैन्य मुख्यालय में भी छुप के बैठ जाएं तो भी शायद आपके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और रामायण को फूंक के आप अपना चुनही रगड़िए और मौज लीजिए। ये इस तरह का जो पागलपन है ना, ये भारत में इसका इलाज होना बहुत जरूरी था। और अब कम से कम लोग भारत में उतना जागृत हैं कि वो सही को सही और गलत को गलत समझ पा रहे हैं और कह भी पा रहे हैं। नेता बोले ना बोले, पब्लिक बोल रही है। सोशल मीडिया पर आप लोगों को सुनिए, नेता को तो वो बहुत सारे बंधन है, पब्लिक को कोई बंधन नहीं ना। वो बोल रहा है, सामान्य व्यक्ति जो मूंगफली बेच रहा है वो भी अधिकृत टिप्पणी कर रहा है, ललकार दिया भैया। वो खुद तो बेचारा मूंगफली बेच रहा है, लेकिन वो सही और गलत पर बड़ी टिप्पणी कर रहा है, क्या? इसलिए मुझे लगता है भारत बदल रहा है और इस बदलते हुए भारत का स्वागत करिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आखिर में नम्रता का बिहार का सवाल है। मेरे पास बिहार का सवाल आएगा, फिर आप तीनों अगर आपको कोई सवाल मेरे को उत्तराखंड पे आना है उसके बाद। अच्छा, उत्तराखंड भी आना है। वैसे सर के पास वक्त की थोड़ी सी बस कमी एक है। सर सवाल रहेगा, आपको सर, ये लोग मेरे लेट कर रहे हैं, मैं बिहार पे आ आप पूछ जाती हूँ। लीजिए पहले। सर, बिहार का चुनावी समीकरण क्या बन रहा है? चाय बस सर हो ही जाएगा। बड़ी बात है। देखिए, 4 एंकर्स बैठे, अमिताभ अग्निहोत्री को पड़ गई चाय की जरूरत और बीच में हमने पानी भी दिया था। चलिए, तो मजाक से इतर सर, बिहार में आप क्या देख रहे हैं? एज अ भविष्यवक्ता नहीं पूछ रही हूँ, वही अनुभव के आधार पर पूछ रही हूँ। सर, क्या समीकरण बन रहा है, क्या लगता है? क्योंकि जो मुद्दे होने चाहिए बिहार में वो तो है ही नहीं। इतर और उतर, यानी इधर और उधर, बाकी इफ एंड बट वाले मुद्दे हैं। भाई देखिए, मैं 2-3 टिप्पणियां बिहार पर जरूर करना चाहूँगा। एक, जो सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है बिहार को लेके, नीतीश जी का क्या होगा। मैं उस पर कहूँगा कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं हैं, ये ध्यान रखिए। ना उनको कोई एकनाथ शिंदे की तरह ट्रीट कर सकता है, जान लीजिए। इस टिप्पणी की व्याख्या आप अपने हिसाब से करते रहेगा, ठीक। वो शिंदे नहीं है कि उनको आप इस्तेमाल करके स्टोर में बंद कर देंगे, नहीं। एक मेरी समझ कहती है कि जैसे जैसे वोट का टाइम नज़दीक आएगा, भाजपा के सर्वोच्च स्तर से के कंठ से ये बोलना मजबूरी हो जाएगा कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। ये लाउड और क्लियर बोला जाएगा अभी वोट से पहले, ऐसी मेरी समझ कहती है। नहीं तो फिर वोट में दिक्कत आएगी। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है वो ये कि नीतीश अभी भी बिहार की राजनीति में सत्ता के संतुलन की धुरी है। अभी भी वो क्या मंच पर कह रहे हैं, किसको माला पहना रहे हैं, किसको के हाथ जोड़ रहे हैं, जो लोग उनको वोट करते हैं उनको इनसे फर्क नहीं पड़ रहा कि माला किसको पहना रहे हैं, क्या। वो जानते हैं घर के बड़े बूढ़े हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो भाई हो जाता है, लेकिन उनका वोट उनके पास इंटैक्ट है, ऐसा मुझे लगता है।
इसलिए नीतीश का वोट चूंकि इंटेक्ट है, इसलिए मुझे लगता है कि एनडीए को अपर हैंड होगा। हाँ। और बीजेपी में ने जो ये एक शोषा छोड़ा कि नहीं विधायक दल की बैठक दिस दैट, ये बीजेपी ने अपने काडर को थोड़ा सा वो ग्लूकोज चढ़ाने की कोशिश की है। वो बड़ा दुखी है कि बताओ नहीं, हाँ इस बार हमारे ज़्यादा आए फिर भी चाचा को बैठाल दिया, अब की तो हम बनाएंगे, वो तो थोड़ा दे दिया, फिर उसको डाइल्यूट कराना शुरू कर दिया बीजेपी ने। तीसरी चीज़ है तेजस्वी यादव। मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव के पास कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जैसे भाजपा के पास जेडीयू है या जेडीयू के पास भाजपा। क्या तेजस्वी खुद ही है बस जो कुछ है आरजेडी, बाकी सब भी मिला लीजिए तो वो 3-5 है, बाकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण भी कांग्रेस की कोई बहुत स्थिति तो नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस 15% वोट क्रिएट कर देगी अपने लिए, उनके 10-5 विधायक जीत जाए उतना ही बहुत होता है उनके लिए। तो तेजस्वी को सहारा देने वाले लोग हों वैसे उनके अलायंस में नहीं है। और दूसरा एक चीज जो मैं बिहार पे महसूस करता हूं कि लालू जी का शासन बिहार के अंतर मन में कहीं फांस की तरह फंसा ही है अभी भी, क्योंकि वो लोग मरे नहीं जिन्होंने लालू का शासन देखा। भाई अभी तो ऐसा तो नहीं मर गए, अंग्रेजों के समय की तो बात है नहीं। सही बात, बिल्कुल। 70 साल का आदमी जो है बिहार में, 65 साल का 60 साल का, वो लड़के को किस्सा बता रहा है, अरे भैया फ्रेजर रोड तो उठा ले गए हैं, तो वो तो किस्सा बता रहा है ना बैठकर। इसीलिए देखिए जो घोषणा पत्र आया है तेजस्वी का प्रण, उसमें लालू जी की फोटो आप बिना चश्मे के नहीं ढूंढ सकते, इतनी छोटी लगी है। क्या चश्मा भी साफ करना पड़ा तब देंगे लालू जी कहाँ है। उसका कारण है ये, क्योंकि लालू प्रसाद को आप लाउड करेंगे तो उसके साथ उनके शासन की स्मृति भी आएगी। यूपी के मुलायम वाली ही बात हो गई जो आप कह रहे थे कि मुलायम सिंह की वो उतने नहीं जितने मतलब लालू जी के समय में बिहार में लॉलेसनेस थोड़ी ज़्यादा थी, मुलायम सिंह के समय से भी ज़्यादा। मतलब हम लोग वहाँ कई बार इनके समय में 15 साल का टेन्योर रहा, कवर करने जाते थे तो बहुत ही विचित्र स्थिति थी। 6 बजे से पटना खाली हो जाता था, बच्चियाँ तो निकलती नहीं थी कोई ना। आप जा रहे हैं गाड़ी से तो मीलों मील पान तक की दुकान नहीं खुली रात में। पान खाने भी आदमी आ रहा तो 2 बंदूकधारी साथ में, बोलो भैया यहाँ भी गोली मार देते ना, तो हिफाजत से चला। ये स्थिति थी, बच्चियों के लिए बहुत संकटपूर्ण समय था। नीतीश, आपको पता है बिहार में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले 3.5% ज़्यादा था पिछले चुनाव में, सोचिए। यानी बिहार की महिला आरजेडी के बारे में एक फर्म ओपिनियन रखती है, इसलिए तो वो बढ़ के वोट देती है। नशाबंदी से महिला खुश हुई, पुरुष नाराज हुआ नीतीश से, लेकिन महिला खुश हुई। तो उस दृष्टि से मुझे लग रहा है कि 10 से 11% का वोट नीतीश कुमार के पास है, ऐसा मुझे लगता है। और वही डिसाइडिंग फैक्टर है। दही तब तक नहीं जम सकता जब तक जामन न डालो। जामन है 1 चम्मच, लेकिन उसके बिना दही नहीं जमेगा। कभी रामविलास पासवान कहते थे कि हम जामन हैं बिहार में, अब मैं कहता हूँ नीतीश बाबू जामन है। नीतीश अभी लालू के साथ खड़े होते तो आंख मीच के कह सकते थे इनकी सरकार बनेगी। आपने शराबबंदी की बात की, उसी से याद आया कि प्रशांत किशोर आए बीच में एक बुलबुले की तरह, और शराबबंदी को लेकर रोल बैक कर देंगे आते ही, ये उन्होंने बात कह दी थी। तो प्रशांत किशोर फैक्टर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो खुद पीछे से अभी तक सारी रणनीतियां बनाते रहे, खुद आकर के लड़ने की बात कह रहे थे और वापस कदम ले लिए पीछे। भाई मुझे लगता है भारत का, बाकी तो विधाता जाने, और उनके जन्मपत्री तो मैंने देखी नहीं प्रशांत जी की कि उनके ग्रह योग कैसे हैं, भाई क्या लिखा है, लेकिन सामान्य समझ से मैं कहता हूँ भारत का व्यक्ति दंभ को स्वीकार नहीं करता। पब्लिक फोरम पर तो दंभ मत दिखाइए, कमरे में भले ही कितने भी दंभी बने रहिए। क्या जब बाहर निकलिए नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं, कुछ खाया है, गाड़ी है, बाहर तो ऐसा करो यार। पब्लिक कहती है टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं। अब प्रशांत बाबू ने क्या कहना शुरू किया, बोले इसको मोदिया को हम बनाए, नीतीश को बनाए, लालू को बनाए, जयललिता को बनाए, फलान को बनाए, ममता को बनाए,
फलाने को बनाया, तेलंगाना में सरकार बनवाई। लोगों का अरे बाप रे बाप, दुनिया भर में सरकार बनवा दिया, खुद कुछ नहीं बन पाया अभी तक। सवाल होगा ना, है भाई? कोई आदमी ये कहे कि हमने इनके वीडियो को 10 लाख व्यूज दिला दिए, उनके को 20 लाख, उनके तो बोले मतलब आपने अपना वीडियो बनाया था, बोले उसके 12 व्यूज आए थे। तो आदमी कह यार गजब आदमी हो। दूसरा प्रशांत किशोर, एक अंतर बताता हूं आपको, व्यक्ति का अंतर, कि पीके में प्रतिभा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अभी पीयूष उनका अपना, अरे वो विज्ञापन वाले पांडे जी, पीयूष पांडे जी के निधन हुआ। पीयूष, ये अब की बार मोदी सरकार ये पीयूष पांडे लाए, और भी कुछ चीज़ें उस 14 कैंपेन में उनके द्वारा की गई, कुछ विज्ञापन उनके द्वारा बनाए गए। उनसे एक बार पूछा गया कि सबसे ज़्यादा डिसाइसिव स्लोगन यही था, अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन दो ही। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा नहीं ऐसा नहीं, मेरा काय का क्रेडिट, ये तो कहिए कि ब्रांड मोदी बड़ा था, वो चला, और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की जमीन पर, तो हो गया। भारत इस शालीनता को पसंद करता है। प्रशांत जी ने बता दिया कि 6 सीएम बना दिए हमने, ऐसे ही चलते चलते टहलते टहलते एक प्रधानमंत्री बना दिया। तो लोगों को लगा यार इतना बड़ा आदमी, तो अब इम्तिहान आ गया। और एक बात कहता हूं, बड़ी रोचक बात, कोच खिलाड़ी हो ये जरूरी नहीं। क्या जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को बल्ला चलाना सिखाया, वो खुद बल्ला चलाते तो शायद आउट हो जाते। जो लोग मुंबई में एक्टिंग सिखाते हैं वो एक्टर नहीं रहे ना कभी। प्रशांत किशोर हो सकते एक्टिंग सिखाने वाले आदमी हो, लेकिन एक्टर अमिताभ बच्चन नहीं हो सकते वो ना। ये अंतर तो समझना होगा ना भाई साहब। प्रशांत जी का यही इम्तिहान है, इसमें पास हो जाएंगे तो मान लेंगे कि इनने 6 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री बनाया। अगर इनकी सीटें आ गई 140, तो मान लिया जाएगा कि लालू, नीतीश, मोदी सब साफ कर दिया, भैया यही आदमी है। और अगर सीट नहीं आई तो फिर लोग कहेंगे बकलोल है, क्या थितरई कर रहे थे। तो पूरा कॉन्सेप्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और वैकल्पिक यार इतनी सब कठिन कठिन बातें कहाँ कौन समझता है, किसके पॉडकास्ट में भी नहीं सुनता आदमी इतनी कठिन ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और सब। जनता तो बहुत सीधी सपाट अपने तराजू रखती, उस पर बैठा देती आदमी को, इधर बांट रख देती, कहते नहीं हटा उसको, बेकार है। आखिर में आप उत्तराखंड पे जाना चाह रहे थे। सर उत्तराखंड मैं, आपने मोदी और योगी की बात की और वहीं से मैं सवाल लेने जा रहा था, लेकिन फिर बीच में कोई और मुद्दा आ गया। आपने कहा कि इनके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती है और इनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक सी लगती है। नहीं, हाँ, ये भी एक सोचने का विषय होना चाहिए। मानव देह तो मानव देह है, व्यक्ति किसी पद पर हो, हमेशा तरोताजा कैसे दिख रहा है, ये विषय होना चाहिए। तो सर ये एक्चुअली इन दोनों सोशल मीडिया पर गाए बगाए इस बात पर चर्चा भी होती है कि योगी आदित्यनाथ की जन्मभूमि उत्तराखंड है, गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल से वो आते हैं, और आपने उनकी गुरु गोरखनाथ की जो परंपरा में जब वो आए, उससे पहले वो एक छात्र जीवन में थे और जब बचपन उनका पहाड़ों में बीता, स्थिति ये भी रही कि उनकी बहन शायद वहाँ पर चाय की दुकान भी चलाती हैं, हमने उस पर भी काफ़ी स्टोरीज देखी। तो योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड से जुड़ा और मोदी की उत्तराखंड को लेकर के उनकी अपनी आत्मीयता, उसको मुग्धता भी कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि 4 धामों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो हमने देखा, और वहाँ पर वो अक्सर जाया करते हैं जब उनको शांति चाहिए होती है। तो उत्तराखंड इन दोनों के पीछे कितना बड़ा रोल निभा रहा है, और उत्तराखंड को 21वीं सदी में एक बड़ा फैक्टर मोदी बताते हैं कि उत्तराखंड का जो उभार होगा वो और ज़्यादा बड़े फलक पर होगा। तो इसको थोड़ा सा आप, इस पर आपका टेक क्या है, क्योंकि आप उत्तराखंड को लेकर भी पत्रकारिता में काफ़ी वक्त से कवर भाई देखो, मैं एक बात जानता हूँ कि योगी जी वहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, वो एक अलग किस्सा है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू व्यवस्था में जब आप संन्यास लेते हैं तो आप स्थान, कुल, गोत्र, पहचान सब कुछ प्रवाहित कर देते हैं। आप, माना जाता है आपके जीवन का समापन हो गया इस वक्त, अब नया जीवन, नया नाम, क्या फिर ना आप पहाड़ के हैं, ना बिष्ट, ना ठाकुर हैं, ना वामन हैं, क्या वो विषय तो खत्म हो गया। उत्तराखंड में
मोदी जी की आस्था है, सभी की आस्था है, क्योंकि वो देवभूमि है और 4 स्थान हमारे वहाँ हैं, सब अच्छा है। लेकिन मुझे जो बड़ी बात लगती वो ये लगती है कि हम लोगों को सुनिश्चित ये करना होगा कि उत्तराखंड, एक बार ये बात मैंने वहाँ हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उनसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने ऐसे ऐसी व्यवस्था करा दी। तो मैंने कहा मैं इससे प्रभावित नहीं हुआ सुन के। मैंने कहा आप क्या बनाना चाहते हो यहाँ? दिल्ली से सुंदर तो इमारतें नहीं बना दोगे, मुंबई से सुंदर, न सड़कें उससे अच्छी बना दोगे, नहीं ना, न उतना बड़ा एयरपोर्ट बना दोगे, नहीं बना ही नहीं सकते। क्या उल्टे खड़े हो जाओ सारे लोग मिलके? बोले हाँ, हम यहाँ वो देखने भी नहीं आ रहे। बड़ा शॉपिंग मॉल देखना होगा तुम दिल्ली में देख लेंगे यार। यहां जो देखने लोग आ रहे हैं वो यथारूप रहना चाहिए उत्तराखंड में, सरकार किसी की रहे। यहां लोग बाबा केदारनाथ को देखना चाहते हैं, बद्रीनाथ भगवान को देखना चाहते हैं क्या, या नैसर्गिक छटा देखना चाहते हैं। आपने वहां ऑल वेदर रोड बना दी। ऑल वेदर में फॉर्च्यूनर दौड़ती रहे तो फिर उसके लिए उत्तराखंड क्यों? फिर तो मैदानी बहुत है। विकास का स्वरूप वहां ठीक से तय होना चाहिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड के हिमालयन जो हमारी जो टेरिटरी है, टेरेन है, ये कम उम्र का पहाड़ है, ठीक, और इसमें जब आप कंपन पैदा करते हैं तो ये हिल जाता है। ये वैसे ही है कि जैसे एक दांत खींचा तो बाकी आसपास के 6 दांत भी हिला दिए, ठीक, वैसी स्थिति हो रही है। उससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। तो नरेंद्र मोदी हो, योगी जी हो, पुष्कर धामी हो, या कोई सरकार रहे, मेरा मानना है उत्तराखंड को सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है, उस समझ की ज़रूरत है कि हमको उत्तराखंड को उत्तराखंड ही बनाए रखना है, जिसके लिए यहाँ विश्व भर से लोग आते हैं, देश भर से। वो बदलाव होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि चूंकि 2 पार्टी सिस्टम टाइप की चीज़ है उत्तराखंड में, तो और छोटी विधानसभा है, तो राजनीतिक अनिश्चितता ने भी उत्तराखंड का बहुत नुकसान किया। हिमाचल ने जिस ढंग से अपने को तैयार किया वैसा उत्तराखंड नहीं कर पाया। हिमाचल ने अपनी टोपी भी एक अपना वो बना लिया सिंबल, अपना हॉर्टिकल्चर को एक सिंबल बना लिया, सेब को बना लिया। उत्तराखंड ऐसी यूएसपी नहीं ढूंढ पाया अपने लिए, न क्रिएट कर पाया। तो इसलिए मैं उसमें पॉलिटिकल बहुत नहीं देखता हूँ। यहाँ अच्छा संयोग है कि भाई मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, पुष्कर धामी वहाँ हैं, सब मिलके कुछ अच्छा करें, हाँ, ताकि पहाड़ जैसा रहे वातावरण। पहाड़ में कैफे मत खोलिए, कैफे यही बहुत है नोएडा में, यहीं से कॉफी पी के चाहो वहाँ, वहीं क्यों पीनी? लेकिन फिर ये बहस आती है कि पर्यटन कैसे चलेगा, लोकल लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, और अगर ये सब कैफे नहीं खुला तो फिर पलायन बढ़ेगा। नहीं, होम स्टे वाली स्कीम भी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है ना। उसमें न प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, न कुछ हो रहा है। क्या आदमी ताज़ा फल खुद तोड़ के हाथ से खा रहा है, वहाँ रुक रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है। मैं फिर कह दूं, जिस दिन दिल्ली जैसा उत्तराखंड का कोई इलाका बना देंगे वहाँ लोगों को जाना बंद हो जाएगा। अयोध्या रहेगी तो लोग जाएंगे। वृंदावन में बांके बिहारी रहेंगे तो ना लोग जाएंगे यार, बाकी क्या देखने जाएंगे? लेकिन सर वहां पे भी अगर विकास हो जाएगा, कॉरिडोर बन जाएगा, तो यही तो वहां के दुकानदारों की आपत्ति है कि जो संस्कृति है, जो गलियां हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि जो उत्तराखंड को लेकर आपने जवाब दिया, फिर तो वहां की संस्कृति भी बरकरार रहनी चाहिए। नहीं, उसमें मूल समय के साथ जो अपरिहार्य सुविधाएं हैं, ठीक, उतनी दीजिए, और साथ में संख्या का भी एक नियमन करिए। जैसे केदारनाथ में 50,000 आदमी क्यों आप चढ़ा देते हैं? तय करिए 5,000 आदमी जाएगा 24 घंटे में, बात खत्म करिए। आप उसके ऊपर इतने छोटे जहाज उड़ रहे हैं, और छोटे जहाज सड़क के पोल्यूशन से कई 100 गुना ज़्यादा पोल्यूशन आकाश में पैदा कर रहे हैं, उसमें गिर मर भी रहे हैं। क्यों? पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं क्या लोग वहाँ? नहीं ना। आप भीड़ का प्रबंधन सीखिए, न्यूनतम चीजें दीजिए, सुविधाएं वहां तो उतनी तो बनाइए।
वहाँ जहाँ इंसान जाएगा, इंसान से जुड़ी जो ज़रूरत की चीज़ें वो बने, चाहे वृंदावन हो और चाहे ये केदारनाथ हो। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ 2 लाख लोगों को आप एंट्री क्यों दे रहे हैं एक समय में बांके बिहारी में? और फिर आप कह रहे हो कि लोग दम घुटने से 4 लोग मर गए, मर ही जाएंगे। कितना भी बड़ा कॉरिडोर बना दीजिए, वहाँ अयोध्या जैसा कॉरिडोर नहीं बन सकता, अयोध्या जैसा मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि अयोध्या में तो हजारों एकड़ जमीन खाली है। वहां तो जमीन खाली नहीं, वहां तो सब कुछ बसा बसाया शहर है। तो ऐसा तो नहीं सकता रुमाल से चादर बना लेंगे आप, ऐसा तो कोई टेक्निक है नहीं। उतनी ही गलियों में कुछ व्यवस्था करनी है, अभी ठीक है 5,000 की 8,000 की हो जाएगी व्यवस्था, लेकिन 2 लाख जाएंगे तो कोई कॉरिडोर काम नहीं आएगा बांके बिहारी में, ये जान लीजिए। काशी में भी बहुत बृहद कॉरिडोर नहीं बन सकता था, नहीं बना, क्योंकि फिर तो काशी का पूरा स्वरूप ही खत्म हो जाता। काशी ग्रेटर नोएडा नहीं हो सकती ना, और ग्रेटर नोएडा काशी नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मानना यह है कि जिन कारण से जगह पूजी जा रही है वो कारण जिंदा रखिए। उत्तराखंड किस कारण से महत्वपूर्ण है ये जान लीजिए, प्रकृति और देवता, 2 ही चीजें हैं। पुष्कर धामी और पोखरियाल निशंक और हरीश रावत के कारण तो उत्तराखंड नहीं पूजा जा रहा, नहीं ना। मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, नेता आते रहते रहेंगे, जिन कारणों से पूजा जा रहा है वो कारण वहां यथास्थित रहे। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर समस्या आ जाएगी। सर एक लास्ट सवाल है उत्तराखंड को लेकर। आपका बुलेटिन लेट कराएंगे सर आज। ये सवाल सर ये है कि आपने धामी जी की बात की तो धामी जी से याद आया कि हाल में उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। देहरादून से लगता चक्राता इलाका है, वहाँ पे 28 गांव ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है। 2011 के बाद से वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो बहुत अल्पसंख्यक उसमें थी, आज की डेट में वो मेजॉरिटी में है, और जो बहुसंख्यक हिंदू थे वो अब माइनॉरिटी हो गए। तो 28 गांव को एग्जाम्पल बनाया गया, इसकी लिस्ट बाकायदा सामने है। तो असम में जो डेमोग्राफी हुक को लेकर बवाल मचा है वो हमने देखा। वहाँ तो चलिए हम मानते हैं बांग्लादेश के साथ आपका है कि वहाँ से घुसपैठी आ जाते हैं। उत्तराखंड में आपकी सीमा नेपाल से लगती है सीधे सीधे, तो यहाँ आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम आबादी का बढ़ना या डेमोग्राफी चेंज होना, ये कितना चिंता का विषय है और इसको लेकर के क्या काम किया जाना चाहिए? देखिए मैं तो कहता हूँ कि चाहे सीमावर्ती इलाका हो राज्य और चाहे सामान्य इलाका हो, जनसंख्या का असंतुलन है ना, डेमोग्राफी का जो इम्बैलेंस है, ये भारत की आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा से जुड़ता है विषय, ठीक है ना। और जो तर्क से परे बात हो कि भाई पता लगा कि 5 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, 5 साल में इतना हो गया, तो फिर अगर सहज गति से हो रहा है तो उसको सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेगा। फ्लो के तौर पर, बाढ़ के तौर पर कहीं आप बढ़ा देंगे, जैसे उत्तर प्रदेश का जो नेपाल वाला इलाका जो सीमा मिलती है तो वो अनमेन सीमा है, वहाँ तो कोई ऐसा कुछ बिजली की तार तो हमने लगाई नहीं किसी दिन, ना हमने ना उन्होंने। तो वहाँ स्थिति आई कि कहाँ से पैसा आया इसका कहीं कोई लिखा पड़ी नहीं, और बड़ी बड़ी मस्जिदें और बड़े बड़े मदरसे बन गए। क्या आईबी ने उसको लेकर एक चिंता जाहिर की, एक रिपोर्ट तैयार हुई, फिर योगी आदित्यनाथ ने उसको टेकअप किया, फिर वो भाई इनको जांच करो, इनका कागज पत्र देखो, पैसा कहाँ से आया, और अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं तो हटाइए। क्योंकि जहाँ पढ़ने वाला भी नहीं या जहाँ उतना आदमी नहीं जो उतनी बड़ी मस्जिद जिसकी दरकार हो, तो क्यों बन रही है, इसका मतलब कुछ फिशी है, कुछ शेडी है, तो वो नहीं होना चाहिए। और चाहे फिर वो उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे तेलंगाना में हो, जनसंख्या एक से स्वभाव में बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या को अनुलोम विलोम करा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राणायाम तक ठीक है, अनुलोम विलोम नहीं चलेगा कि आप शीर्षासन करा दें। बोले पहले तो भाई साहब ऐसा था, बोले नहीं अब बदल गया, अब 80% ये हो गया, वो लोग 80 वाले, वो लोग 20 हो गए। तो ये पाकिस्तान में हो सकता है, भारत में नहीं होना चाहिए। आज़ादी जब आई थी और विभाजन हुआ था तो उस वक्त जितने हिंदू वहाँ थे पाकिस्तान में, वो अब 3% बचे, वो कहाँ गए? मृत्यु दर तो एक सी होगी एक देश में, वो कहाँ गए?
आकाश ले गया या पाताल ले गया। ऐसे तरीकों से जनसंख्या का वो जो बढ़ता है ना, खतरनाक होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ऐसे जो असफल राष्ट्र हैं उनसे भी हमको सीखना चाहिए कि जनसंख्या को लेकर कितनी संवेदनशीलता आपको बरतनी चाहिए अगर आपको देश को सुरक्षित रखना है। और इसका एक आर्थिक पक्ष तो है सामान्य रूप से, वो तो सब जानते ही। भाई जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वो फिर किसी की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, वो देश के लिए उसके संसाधनों पर बोझ बढ़ाएगी। तो वो तो एक सामान्य वो है। लेकिन जो अब जैसे होता ना कि ये एक है नेचुरल बारिश, ठीक, और आजकल चर्चा चल रही है कि वो कृत्रिम बारिश कराएंगे। नेचुरल जनसंख्या की ग्रोथ हो रही है वो तब भी समझ में आती है। ये जो जनसंख्या की कृत्रिम बारिश है सीडिंग वाली, ये सीडिंग और फीडिंग नहीं चलेगी। बस इतनी सी बात है भाई। बहुत सर, हो गया, अभी तक वक्त हो गया सर का। नेशनल चल रही थी, एक इंटरनेशनल सवाल मैं आपसे सर और पूछना चाहूँगा आपकी बस सर 5 मिनट में। हाँ, आमिर खान मुत्तकी भारत आए, आपने वो भी दौर देखा जब काबुल कांड हुआ था, भारत का विमान हाईजैक हुआ था। उस वक्त भी तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में थी, आज भी अफगानिस्तान में। उस वक्त भारत के रिश्ते कैसे थे वो भी आपको पता है। आज दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है अफगानिस्तान। इन बदलते रिश्तों को आप कैसे देख रहे हैं, मोदी सरकार की विदेश नीति को इसमें? मैं हमेशा से इस बात के पक्ष में रहा कि विदेश नीति में कभी भी कट्टरता नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी भी अल्टीमेट किस्म की, सुपर फाइन। हमारा जहाँ लाभ होगा या हमारे दुश्मन को जहाँ नुकसान होगा हम वो काम करेंगे, बात खत्म हो गई। हमको लगा कि इस वक्त तालिबान वाले जो है पाकिस्तान के कंटाप मार रहे हैं तो हमने उन पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, बॉर्नवीटा लो, पियो, ताकत और आनी चाहिए, क्या मारो। जब वो पाकिस्तान को मारना बंद कर देंगे हम उनको फिर तालिबान बता देंगे। इसलिए जब बहुत से लोग कहते हैं कि आप कह रहे थे कि चीन हमारा दुश्मन है, आप कह रहे चीन हमारा, मैंने कहा भाई कोई स्थायी दुश्मन और मित्र नहीं, भारत ही भारत का मित्र है, बाकी कोई नहीं। हम परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेंगे। हमको लगता है रूस के साथ इस वक्त एक फोटो खिंचानी चाहिए तो पुतिन के साथ खिंचा लेंगे। ट्रंप के साथ, ट्रंप ने भी कोई हमारा खेत थोड़ी ना छीन लिया। ट्रंप के साथ होगा तो ट्रंप से भी रिश्ता कर लेंगे। लेकिन नेशन फर्स्ट हमारी हर पॉलिसी। ये पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान ने ये तो कहा कि तालिबान के मंत्री दिल्ली से लौटे तो मिजाज ही बदल गया तालिबान का, वो हम पे ही चढ़ बैठे। तो इसका मतलब दिल्ली वालों ने उनको ठीक से चाय नाश्ता कराया नहीं, देवबंद गए, अच्छी बात है, ठीक है। हमारा तो अफगानिस्तान से मतलब है कि हमारा पड़ोसी है, और भौगोलिक रूप से पड़ोसी तो बदला नहीं जा सकता। तो वर्किंग रिलेशन तो रखना ही होगा ना मित्र। वर्किंग रिलेशन हमको तब भी रखना, खोलना पड़ा था चैनल जब IC-184, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, विमान वहां पकड़ के पहुंच गया था। ये ऐसा नहीं है कि हम उनसे हमने बोलते हैं हमारी उनसे खट्टी है, ऐसा तो नहीं चल सकता ना। ये मोहल्लों की राजनीति नहीं है, देशों की राजनीति, इसको कूटनीति है। तो वहाँ उतना भारत को खिड़की दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। उसके पास ये चातुर्य है और अब समर्थ है भारत। तालिबान के ऊपर हाथ रखा तो तालिबान ने मोबिलाइज फील किया खुद को, बस अच्छी बात है। पाकिस्तान पर उसका असर दिख रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और इसी के साथ अब बताइए, मुझे तो लगा भुवन सवाल पूछने जा रहे हैं, मुझे याद दिला रहे हैं क्लोजिंग के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे सवाल हुए। हम चले थे यूपी से, फिर हम बिहार होते हुए, फिर हम थोड़ा सा उत्तराखंड भी समझने की कोशिश की, और ये भाई साहब तो इंटरनेशनल मुद्दा लेकर आ गए क्योंकि सामने अमिताभ अग्निहोत्री थे। शुक्रिया सर टाइम निकालने के लिए, और बहुत ज्यादा टाइम आपका हमने ले लिया, उसके लिए माफी चाहेंगे। तो कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस पॉडकास्ट का फेवरेट पार्ट आपको कौन सा लगा बताना मत भूलिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए NMF न्यूज के साथ। नमस्कार।